very warm welcome to lecture number 9 if I'm not wrong. Now this lecture is going to be on properties of matter part 2. जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि पिछले पार्ट में हमने देखा था फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स वगैरह वगैरह पूरा चीज़ हमने देखा था. हमने देखा था कि फ्लोटेशन कैसे होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है ना, यूरेका यूरेका क्यों नंगे चिल्लाने घूम निकले थे आर्किमिडीज, जैसा कि लोक विदित कहानियों में मेंशन किया गया है. तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मॉक के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट बताऊंगा. मैं बोर करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. बोर नहीं करूंगा, बहुत काम की बात है, सुन लो है ना. द पॉइंट इज यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि तुम्हें इस प्राइस पे मॉक मिल रहा है. मॉक में 81 चैप्टर वाइज क्वेश्चन, 20 ऑल इंडिया टेस्ट, 2 स्ट्रैटेजिक, 4 क्यूमुलेटिव, 4 फ्री, फुल मॉक एनालिसिस. एंड जो पेपर बनाया गया वो बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों ने बनाया. ठीक है, आई सर पुणे, IIT वाईटी सब, CMM सब बड़े बड़े लोगों ने, मस्त लोगों ने बनाया. ठीक है, तो मजा आएगा. तुम दे दो मॉक, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया. चलो, अब द पॉइंट इज की कि इसका इंटरफेस तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा. एक बार देख लो, सारे के सारे अपलोडेड है. व्हेनेवर द टेस्ट गोज लाइव दीज विल बी सॉर्ट ऑफ, मतलब अनलॉक हो जाएगा. यू विल बी एबल टू गिव देम एंड you will be able to sort of see how all of this goes. This is the strategic part, cumulative and strategic test. This is the full mock का लेंथ है ना, full mock 1 2 3 सारे 4 फुल के फ्री के डिस्कशंस भी मिल रहे होंगे तुम्हें है ना, यूट्यूब वगैरह पे. मे बी नॉट ऑन यूट्यूब, मे बी ऑन द ऐप, तो वो हम देखेंगे. उसके बाद तुम्हारे पास फिजिक्स का 1 2 3 4 चैप्टर के रहेंगे, सेम केमिस्ट्री के रहेगा, सेम मैथ्स में रहेगा, एंड देन सेम बायो में रहने वाला है तुम्हारा. ठीक है, all at just 1510. So trust me, this is a very good price for all the things that you're getting. You'll get a large number of problems, chapter wise, full mock, sabhi aspects mein. It is going to help you prepare in an amazing manner. Trust me, it is going to help you prepare in an amazing manner. Anyways, so as I said in the last class, we have discussed the idea of viscosity, right? We have discussed the idea of viscosity, where we have elasticity and viscosity. Now elasticity and viscosity, right, these two ideas, right, elasticity and viscosity, इसके साथ साथ एक और आता है सरफेस टेंशन, जो कि हम आगे देख रहे हैं. तो सरफेस टेंशन भी है इसी में, कहीं पे तो आगे डाला ही होगा ऑब्वियसली है ना. हाँ देखो, सरफेस टेंशन भी है. ठीक, सो हम ये सारे के सारे चीजें देख रहे होंगे. बट द मेन पॉइंट इज कि अभी हम शुरू करेंगे हम सॉलिड से. ठीक है, पिछली बार हमने शुरू किया था फ्लूइड से. मैंने बोला था फ्लूइड में इसलिए करा बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. अब मैं शुरू कर रहा हूँ सॉलिड से, एंड आई ब्रोक दिस अपार्ट बिकॉज मेरे को 2-2 घंटे के 2 लेक्चर ज्यादा अच्छे लगे इंस्टेड ऑफ हैविंग अ 4 आवर लॉन्ग लेक्चर. ठीक है, तो मेरी मेहनत ज़्यादा है, मेरे को 2 बार शूट करना, 2 बार रिकॉर्डिंग करने के लिए आना पड़ रहा है. बट तुम्हारा तो अच्छा है, तुम्हें तो फायदा होना चाहिए बिकॉज नाउ यू आर नॉट बर्डन एंड यू विल गेट अ गुड ब्रेक इन बिटवीन एज वेल. ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं. तो शुरू किया जाए इससे. फिर अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि स्ट्रेस क्या होता है. तो स्ट्रेस का आइडिया ये है कि मान लो मैंने तुम्हें दे दिया, मान लो मैंने तुम्हें इस तरीके से कोई सा भी कॉलम दे दिया. इसका डायग्राम कहीं पे तो मैंने बनाया ही होगा, तो एक बार डायग्राम देखता हूँ मिल रहा है कि हाँ ये रहा डायग्राम. देखो, तो स्ट्रेस का आइडिया क्या है. जब भी तुम्हारे बॉडी पे फोर्स लगता है, ये क्या, यहाँ पे हम किस तरीके की बॉडीज को स्टडी करें. जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, हम बॉडी को स्टडी कर रहे हैं जो कि रिजिड नहीं है. नाउ व्हेन अ बॉडी इज नॉट रिजिड, उसका साइज चेंज हो सकता है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो सकता है, राइट. तो ये वाला पॉइंट का बीच का डिस्टेंस ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, राइट. दैट्स नॉट कांस्टेंट, राइट. तो जब ये हो सकता है ऊपर नीचे आगे पीछे, तो यहाँ पे क्या देखना होता है हमको, हमारा लेंथ में चेंज आता है. तो जो लेंथ में चेंज आता है उसको हम स्ट्रेन बोलेंगे, और जिस फोर्स की वजह से लेंथ में चेंज आता है हम उसको स्ट्रेस बोलते हैं. ठीक है, अब स्ट्रेस को डिफाइन करने का तरीका क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया. नाउ व्हाई एम आई डिफाइनिंग इट एज फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी समथिंग दैट विल बिकम क्लियर टू यू जब हम हुक्स लॉ पे आगे जा रहे होंगे. तो तब तुम्हें समझ में आएगा इस तरीके से मैंने क्यों डिफाइन किया है. बट ये आइडिया है ना, तो F/A तुम्हारा स्ट्रेस होगा. इसका नाम पड़ता है टेंसाइल स्ट्रेस. अगर ये उसको अंदर खींचे, बाहर की तरफ खींचे, और अगर उसको दबाए तो उसका नाम पड़ता है कंप्रेसिव स्ट्रेस. ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस तब होता है जब उसको एक्सपैंड किया जाए, इलोंगेट किया जाए. कंप्रेसिव स्ट्रेस तब होता है जब उसको कंप्रेस किया जाए. ठीक है, नाउ तो ये 2 तरीके के स्ट्रेस होते हैं. दैट इज डिफाइंड एज व्हाट, वन डायमेंशनल केस में इसको बोला जाता है नॉर्मल स्ट्रेस, है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है टेंसाइल स्ट्रेस, है कंप्रेसिव स्ट्रेस. जो भी तुम्हें नाम पसंद है वो ले लो है ना. वन डायमेंशनल में लगता है एंड इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. इट इज ऑफ 2 टाइप्स, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है. ये डायग्राम पे मैं बाद में आऊंगा, तो एक जनरल फील तुम्हें आ गया. द पॉइंट इज कि ये रेस्टोरिंग फोर्स से डिफाइन होता है. स्ट्रेस इज व्हाट, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स. अब रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अब रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है तुम्हारा. रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है तुम्हारा, देखो जब वो खींचेगा ना, तो द सिस्टम वुड वांट टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग. मैंने बताया था तुमको SHM के टाइम पे कि एवरी पोटेंशियल वेयरएवर देयर इज अ मिनिमा will have this SHM like behavior for a small range, right. तो वो जो छोटा सा रेंज जिसमें SHM like behavior करता है वो ये वाला बिहेवियर है. ठीक है, वो ये वाला बिहेवियर है. ठीक है, तो वो जो रेस्टोरिंग फोर्स लगती है बिकॉज ऑफ दैट SHM like प्रॉपर्टी, हम उसी रेस्टोरिंग फोर्स को उस एरिया से डिवाइड होते हैं जिस एरिया पे वो लग रही है. द रीजन फॉर डिवाइडिंग इट वाया एरिया इज बिकॉज जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा मास एक तरीके से रहेगा, तो उतना कम इफेक्ट तुम्हें दिख रहा होगा. तो वो जो एरिया है ना बॉडी के ऊपर का एरिया ऑफ द बॉडी, वो इसलिए यहाँ पे आता है. मतलब अगेन इट्स लाइक
when you actually write down the force, then you realize that force in fact turns out to be proportional to area and length. ये सारी चीज़ों length के proportional तो inversely proportional होता है, but you get the idea, right? So ये होता है and it is directly proportional to delta L, and इस तरीके की कुछ properties आ जाएंगी. तो जब तुम ये देखोगे आगे चल के, तो you will now realize कि why people have defined it like this. So it will make sense. You don't need to worry about this not making sense right now. It will make sense eventually. ठीक है? तो ये स्ट्रेस है, फोर्स पर एरिया. प्रेशर के टर्म्स में प्रेशर क्यों डिफाइन करते हैं, वही सब चीजें बेसिकली. तो you define stress. Now that you have defined stress, the unit of stress is going to be Pascal or Newton per meter square, and there are three types of stress: longitudinal, shear and bulk. ठीक है, तो उसका पहला टाइप था ये longitudinal, वन डिमेंशनल वाला. अब यहाँ पे मैं ध्यान से दिखाना चाहता हूँ तुमको एक फोर्स है. मान लो जमीन पे रखा हुआ है, जमीन से मैंने चिपका दिया, फेविकॉल का जोड़ से मैंने इसको जमीन से चिपका दिया. अब जब ये धरती से चिपका हुआ है और उस पर इस एंगल में मैं फोर्स लगाऊं, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. एक कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट बनेगा, दूसरा कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट बनेगा. Fn यानी कि F नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, राइट? So F1 and Fn, right? Fn का मतलब है F नॉर्मल का है, मतलब नॉर्मल है, मतलब क्या है, मतलब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल. समझ में आई मेरी बात? क्या है मतलब नॉर्मल, मतलब है नॉर्मल. समझे? ओके जी. तो F1 और Fn है, थीटा एंगल पे लग रहा है. इसका मैग्नीट्यूड कितना, F cos थीटा. इसका कितना, F sin थीटा. मस्त. F cos थीटा, F sin थीटा, F cos थीटा, F sin थीटा. मजा आ गया, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते अब चलो. तो अब मैं तुम्हें इसी सेम फिगर है, ये दूसरा स्ट्रेस पे आता हूं. अब देखो, तो ये वाला जो कंपोनेंट था, ये तो मैं इसको ऐसे खींच देगा, है ना, ऐसे खींच देगा, है ना. अब अपने तुम इसको अगर इमेजिन करें, तो इमेजिन अ बंच ऑफ बुक्स दैट आर गिवन टू यू. नाउ यू इमेजिन कि तुम ऊपर वाले कवर को पकड़े से फाड़ रहे हो उसको, बुक को, तो ऐसे फट जाएगी बुक. लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो बुक कैसे रहेगी, वो स्लाइड करेगी, right? So I just happen to okay, I don't know whether I have some good way to demonstrate this or not, but let me try this with my resistor over here. So ये resistor, अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा, मतलब ऊपर की तरफ मैं पुल करूं, तो तुम देख सकते हो ऊपर की तरफ पुल करने से खुल जाएगी ऐसे. लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, तो यू रियलाइज ये शेयर हो रही है, राइट? ये देखो टेढ़ी हो जाएगी, राइट? ये पार्ट ऐसा सीधा जो था, ये ऐसा हो जाएगा, राइट? ये ऐसा हो जाएगा, तो शेयर होगा, राइट? सो ये दो तरीके का स्ट्रेस होता है. आई होप यू गेट द आइडिया. तो अगर मेरे पास इस तरीके से बॉडी है कोई, लेट मी जस्ट यूज दिस. मेरे पास मान लो कोई बॉडी है ऐसी, इस बॉडी के ऊपर मैं यहां पे कैसे फोर्स लगा दूं, इसके ऊपर ऐसे लगा के मैं कैसे फोर्स लगा दूं, और मैं यहां से सेम फोर्स अगर ऐसे लगा दूं, राइट? तो पता बॉडी का शेप क्या होगा, बॉडी ऐसे डिफॉर्म होगी, राइट? बॉडी ऐसे डिफॉर्म होगी, हाँ या ना? समझ में आ रही मेरी बात? बॉडी ऐसे डिफॉर्म होगी, हाँ या ना, 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 राइट? बॉडी ऐसे डिफॉर्म होगी, राइट? मेरी बॉडी ऐसे डिफॉर्म होगी, राइट? मतलब आई थिंक यू गेट द आइडिया. कूल. बनाना पड़ेगा मुझे अच्छे से, ठीक है? तो यू नाउ रियलाइज की बॉडी ऐसे डिफॉर्म होगी, राइट? ये ओरिजिनल बॉडी था, भी ऐसे बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है. ये F फोर्स लगा रहा हूं, और ये जो एरिया है, इस एरिया को इसका मान लो मेजर इज A. तो ये एरिया का मेजर क्या है, A है. तो A है, A एरिया पे F फोर्स ऐसे पैरेलल टू द एरिया लगा, तो यही मिलेगा, राइट? ऑब्वियसली यही मिलेगा. मजेदार बात है, राइट? सिंपल सी बात है ना? तो इसी वाले स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं shear stress या tangential stress, because that is tangent to the surface. समझो, मतलब ये ऐसे tangent है, shear करते हैं. I don't know, मतलब if you would have, I am not entirely sure how comfortable you are with this English word shear, but if you are comfortable with this English word shear, you would realize that shearing really means something like sort of, yeah, you get the feeling, right, from the sound of the word shear, है ना? तो मतलब ऐसे इसको shear करना. I don't know how that helps you, but you get the idea. Cool. समझ में आई मेरी बात? तो ये थीटा से इसको थोड़ा इस तरीके से घुमा देगा, राइट? हम आएंगे, ये हम इस पे आएंगे, हम इस चेंज को क्वांटिफाई करने पाएंगे कि फोर्स का इफेक्ट क्या था, हम उस पे आएंगे. बट दिस इज द जनरल आइडिया. आगे बढ़ा जाए फिर, आगे बढ़ा जाए फिर. अगला आता है तुम्हारा बल्क स्ट्रेस. बल्क स्ट्रेस क्या है? बल्क स्ट्रेस क्या है? बल्क स्ट्रेस क्या है? बल्क स्ट्रेस होता है जब पूरी बॉडी पे मैं उसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगा दूं, पूरी बॉडी पर ही, नॉट एक डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से बॉडी छोटी होने लग जाए, हर डायरेक्शन से बॉडी छोटी होने लग जाए, ठीक है? तो इस वाले स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? बल्क स्ट्रेस. Force is acting all along the surface, normal to the area, then the force acting per unit area is known as pressure. The effect of pressure is to produce volume change. The shape of the body may or may not change depending upon the homogeneity of the body. देखो, ये बॉडी अगर यूनिफॉर्म है तो शेप शायद नहीं बदले, नहीं है तो शायद शेप बदल जाए. बट द पॉइंट इज कि फोर्स इस तरीके से लग रही है. तो जो फोर्स है तुम्हारी वो क्या रहेगी? PDA, ठीक है? प्रेशर इनटू चेंज इन एरिया, P डेल्टा A. तो जो भी मतलब तुम्हारा चेंज इन एरिया होगा शुरू में, उतना रहेगा तुम्हारा प्रेशर, उतना रहेगा तुम्हारा फोर्स, राइट? सो आई होप इट मेक्स सेंस, राइट? आई होप इट मेक्स सेंस, है ना? तो अब ये होता क्या है, ये बेसिकली ये रेस्टोरिंग फोर्स. अब देखो, द आइडिया इज, यहाँ पे मैंने ये सारा तो एक्सटर्नल के टर्म्स में बनाया है,
ये तो इंटरनल होना चाहिए था, राइट? व्हेन यू लुक एट द डेफिनेशन ओवर हियर, व्हेन यू लुक एट द डेफिनेशन ओवर हियर, ये तो रेस्टोरिंग फोर्स के टर्म्स में डेफिनेशन है, पर मैंने तो तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में बताया सब कुछ, तो ये कैसे, ये क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? द रीजन इज वेरी सिंपल, द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। देखो होता क्या है कि जब तुम्हारी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी ना, तो जो बाहर से फोर्स लग रही है उतनी फोर्स अंदर पे लग रही होगी, राइट? द सेम वे जैसे कि एक स्ट्रिंग में अगर मान लो मैं यहाँ से एक वो लटका देता हूँ, अगेन आई नो ब्लू तुम्हें दिखेगा नहीं ब्लैक पे क्लियरली, बट क्योंकि ये वैसे ही मिटाने तो कोई फर्क है, चलो ढंग से ही कर देते। चलो, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इमेजिन दिस टेंशन वाला आइडिया, राइट? आई होप यू रिमेंबर दिस, आई होप यू रिमेंबर दिस। क्या? दिस, तुम्हारे पास ऐसा रस्सी है, रस्सी से लटका है एक मास m, है ना? अब इस पॉइंट पे मास m की वजह से उस रस्सी के उस पॉइंट पे ऊपर एक कुछ टेंशन लग रहा होगा T, और नीचे वाले पे लग रहा होगा mg, राइट? सो क्लियरली टेंशन कितना बन जाएगा? mg बन जाएगा, राइट? सो चाहे रस्सी के अंदर वाले टेंशन लो, रस्सी के फोर्स लो, रस्सी की प्रॉपर्टी फोर्स लो, या फिर ब्लॉक पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स, तो दोनों इक्वल है क्या? मेरे को तो इक्वल लग रहे हैं, राइट? इक्वल है क्या? हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, है कि नहीं है इक्वल? है ना इक्वल? बताओ, है या नहीं इक्वल? इक्वल है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, यही मेरे कहने का तात्पर्य है। क्या है मेरे कहने का तात्पर्य? कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स, है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स, है ना, जो भी दो मेरे फोर्सेस हैं वो दोनों फोर्सेस बराबर बन जाएंगे अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो, समझे? यहां पे हम एज्यूम करके चल रहे कि द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसीलिए ऊपर की फोर्स नीचे वाले फोर्स से कैंसिल होगी। मैंने बनाया नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि जब मैं बोलता हूं कि फेविकॉल का जोड़ है नीचे, तो फेविकॉल का जोड़ उसको अपने आप ही खींच लेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको चलने नहीं देगा। तो ये जो हो रहा है शेयर, यही इकलौता इफेक्ट है, एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। हम वो क्वेश्चन देखेंगे जहां पे एक्सेलरेशन आएगा, हम उस पर भी आएंगे, अभी नहीं आएंगे लेकिन बाद में आएंगे, ठीक है? समझ में आ गया? मजेदार चीज होनी चाहिए, किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए इस पूरे कहानी में, ठीक है? आई डील विद प्रॉब्लम जहां पे ये फोर्सेस और ये वाली फोर्स इक्वल नहीं हो, तो क्या, वो हम आएंगे, उसको हम करेंगे, ठीक है? मुझे मालूम है तुम्हें वो दिमाग में आ जाता है, बहुत सारे बच्चों के आता है, तो आई कम एंड डिस्कस दिस। इस समय वो नहीं कर रहा हूँ, वो उसमें करूंगा, ठीक है? इसमें नहीं। तो यू गेट दिस, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब आता है बात स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन वर्ड तुम बहुत जगह जगह में सुनोगे, राइट? स्ट्रेन जनरली आई एम प्रीटी श्योर यू वुड हैव हर्ड द कोविड-19 का नया स्ट्रेन निकला है, नया वर्जन, वेरिएंट, स्ट्रेन। स्ट्रेन सुनोगे? स्ट्रेन, पता है स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द ओरिजिनल, ठीक है? एक उसका अलग वेरिएंट, ठीक है? तो स्ट्रेन का मतलब कि एक अलग स्ट्रेन आया, मतलब उसका एक अलग वो आया, वेरिएंट आया, राइट? तो जो स्ट्रेन का आइडिया ना, उसका मतलब होता है एक अलग तरीके से चलना। तो जो भी डिविएशन है तुम्हारे साइज में, शेप में, लेंथ में, वॉल्यूम में, जिसमें भी शेप आए, जिसमें भी वेरिएशन है, उसको कैप्चर करने का तरीका होता है स्ट्रेन, ठीक है? तो द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन, चाहे वो शेप हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी रहेगा हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे इन तीनों केसेस में, ठीक है? हम इन तीनों केसेस में उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन, चाहे वो शेप का हो, चाहे वो लेंथ का हो, चाहे वो वॉल्यूम का हो, है ना, टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो ओरिजिनल से चेंज, तो क्या है रेशियो? चेंज बाय ओरिजिनल, ध्यान रखना, चेंज बाय ओरिजिनल है, ठीक है? चेंज बाय ओरिजिनल है, तो दिस इज योर स्ट्रेन, ठीक है? दिस इज योर स्ट्रेन, इट इज गिवन बाय सिग्मा। नाउ अगेन इसके भी तीन टाइप्स होंगे, क्योंकि स्ट्रेस के तुमने तीन टाइप देखे थे, राइट? तो इसके भी कितने टाइप्स होंगे? तीन टाइप्स होंगे, राइट? इसके भी 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होंगे। तो तीनों टाइप ऑफ स्ट्रेन को एक एक करके देखते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो पहला स्ट्रेन आता है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बहुत सिंपल है, राइट? तुम्हारे पास एक बॉडी थी, है ना, तुम सोच सकते हो, राइट? मान लो मैंने तुम्हें मैं ये करना नहीं चाहता, टूट जाएगा, है ना, फिर दिक्कत होगी। चलो इससे ट्राई करते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे एक रस्सी है, मैं इस रस्सी को खींचता हूं पकड़ के, ऐसे एकदम बहुत जोर से, मैं खींच नहीं रहा हूं, पर इमेजिन करो मैं खींच रहा हूं। जब मैं इस रस्सी को पकड़े बहुत जोर से खींचूंगा तो ये रस्सी की लेंथ चेंज होगी। अगर इसमें रबर बैंड अगर हो, मान लो रबर बैंड हो, तो डेफिनेटली चेंज होगी, राइट? एंड यू कैन ट्राई दिस विद लाइक, जो मतलब लाइक गर्ल्स हैव देयर हेयर बैंड्स, तो उनसे वो बहुत इजीली देख सकते हो, तुम उसको स्ट्रेच कर सकते हो, राइट? तो द पॉइंट इज कि जब तुम उसको स्ट्रेच करोगे ना, तो क्या होगा? उसकी लेंथ में चेंज आएगा, राइट? ऑब्वियसली अगर मैं इधर उधर पे सेम फोर्स लूंगा तो स्ट्रेच होगी, राइट? सेंटर मास बीच में पड़ जाएगा, पर लेंथ में बदलाव आएगा, लेंथ बढ़ेगी। तो वो जो भी, तो व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स एफ, देन द चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेन होता है तुम्हारा, वो कैसे मिलता है तुम्हें? वो कैसे मिलता है तुम्हें? वो मिलता है तुम्हें इस फॉर्मूला से, हाँ या ना? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल, हाँ कि ना? सही बात है क्या? सही बात है क्या? जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, तुमने देखा था मैंने कुछ तो ऐसा लिखा था, एफ इज इक्वल्स टू के ए बाई एल इनटू डेल्टा एल। ये फॉर्मूला का एक एलिमेंट यहां से ही आता है, ठीक है? और एफ और ए वाला एलिमेंट कहीं और से आता है, तो इस पे हम आएंगे बाद में, बात चर्चा करेंगे विस्तार से। देख लो, मतलब ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला यहाँ से आएगा, एफ और ए उस वाले स्ट्रेस की डेफिनेशन आएगा, और के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो हम इस पे आएंगे, यंग्स मॉडुलस या हुक्स कांस्टेंट, जो भी जैसे भी नाम देना, या यंग्स मॉडुलस ही बोलेंगे, हुक्स कांस्टेंट तो पूरा हो जाएगा, के ए बाई एल हो जाएगा, हाँ।
तो हम आएंगे उस पर, चर्चा करेंगे विस्तार से, अभी टेंशन मत लो। तो ये तुम्हारा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस तुम समझ ही सकते हो राइट, तुम्हें पता है यहाँ पे एल लेंथ है और तुम्हें पता है यहाँ पे एक्स आगे गए हो तुम, हाँ है ना, तुम्हें पता है यहाँ से तुम एक्स आगे गए हो, यहाँ पे तुम्हारी लेंथ एल है, तो ऑब्वियसली अ नाइस मेजर वुड बी कि कितने एंगल से तुम रोटेट किए हो राइट, कितने एंगल से तुम्हें रोटेट करवाया, कितने एंगल से तुमको मैंने सॉर्ट ऑफ शिफ्ट किया है राइट। तो ये ध्यान रखना कि ये वाली हाइट चेंज नहीं होती है, द डिस्प्लेसमेंट ओनली हैपेंस इन दिस लेंथ, समझ लो। ऑब्वियसली अगर मैं दोनों फोर्स लगा दूं जैसे मैंने इस प्रॉब्लम में किया था, इस प्रॉब्लम में क्या होगा, दोनों ही आएगा राइट। इस प्रॉब्लम में क्या होगा, इस प्रॉब्लम में क्या होगा, दोनों आएगा, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल देगी और ये वाला तुम्हारा शेयर दे देगी, तो दोनों आएगा इसमें। इस तरीके के क्वेश्चन सिलेबस में नहीं आते तुम्हारे, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बट बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है तो हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे होंगे, पर आने को मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, बट दिस इज समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ कि दोनों भी साथ में आ सकते हैं, ठीक है, दोनों भी साथ साथ आ सकते हैं, ठीक है, दोनों भी साथ साथ आ सकते हैं। ओके ओके ओके, तो तुमने देखा शेयर स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होगा, tan थीटा होगा राइट, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा ऊपर करके तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मस्त चीज है, हाँ है ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, मस्त है ना। अब अगर स्मॉल एंगल है तो थीटा और फी, tan थीटा और tan फी और फी सेम ही रहता है राइट, यू नो दिस राइट, आई मीन फॉर स्मॉल एंगल दे आर इक्वल राइट, स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए tan phi is approximately equal to phi right, you know this, yes or no। तो वही है बस है ना, x by l आ गया तुम्हारा राइट, सो tan phi या phi इक्वल हो जाता, तो यू गेट द आइडिया राइट, यू गेट द आइडिया। तो अब ये पूरी कहानी से आपको क्या समझ में आता है, एक मिनट, हाँ मस्त परफेक्ट, हाँ तो इस पूरी कहानी से आपको क्या समझ में आता है, इस पूरी कहानी से आपको क्या समझ में आता है, इसको पूरी कहानी से आपको दो चीजें समझ में आती है, तुम्हारा एक शेयर स्ट्रेस क्या है, शेयर स्ट्रेन क्या है राइट। अब आगे आते तो ये शेयर स्ट्रेन जो मैंने पहले साइड में था सेम इस दूसरे साइड पे वापस तुम्हारे लिए बड़े में जूम करके दिखा दिया, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। क्या है इसमें देखो, तो सिंपल सी बात है इसमें, यहाँ पे क्या बोला है कि तुम्हारा बॉडी को मैंने ऐसे शेयर किया तो तुम्हारे फी एंगल से आगे रोटेट कर जाएगा राइट, हाँ है ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, है ना। तो ये जो फी एंगल से ऐसे रोटेट किया, ये जो फी एंगल तुम्हारा यही शेयर स्ट्रेस होता है, इसी का टैन जो होता है वो शेयर स्ट्रेस होता है राइट, सिंपल। तो ये लेंथ और ये लेंथ राइट, अगेन बिकॉज देयर इज नो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एल डज नॉट चेंज, तो ये जो एल है ना, ये एल क्यों चेंज नहीं हो, एल इज अ कांस्टेंट बिकॉज बिकॉज नहीं, ऐसे क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं मैं, ये बताओ, हाँ चल जा, हाँ बिकॉज व्हाट, बिकॉज देयर इज नो shear stress, मस्त, देयर इज नो shear stress, इसीलिए ये चीज बिल्कुल भी नहीं बदलती। हैप्पी, तो sorry, I just realized this, sorry, there is no tensile stress, ठीक है, and only shear stress, my bad, sorry, really sorry, माफी, हाँ समझ रहे हो, अगर वो होती ना तो बदल जाता है, वरना नहीं बदलेगा एल, तो दिस इज द आइडिया, ठीक है, ओके जी। तो ये बेसिकली तुम्हें एक्स को आगे पीछे डिस्प्लेस करता है, तो जो भी डिस्प्लेस करेगा वो एल के हिसाब से तुम्हें एक टैन दे देगा, उस टैन से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब तुम समझिएगा राइट, चेंज बाय ओरिजिनल करना तो चेंज बाय ओरिजिनल, यहाँ पे चेंज वॉल्यूम हो रहा है तो वॉल्यूम में चेंज बाय ओरिजिनल ले लो, तो जो भी बदले उसमें चेंज लो और ओरिजिनल से डिवाइड कर दो, ठीक है। So you take the ratio of whatever is the change divided by the original value and you get this nice answer। तो जो भी बदले वो लो और चेंज ओरिजिनल से डिवाइड कर दो, डेल्टा वी बाई वी आ गया ना, वॉल्यूम स्ट्रेन आया नहीं आया, आया ना, आया नहीं आया कि नहीं आया, आ गया ना, मस्त, आगे बढ़े, चलो बढ़ा जाए फिर आगे, ठीक है, मस्त है, मस्त, बिल्कुल मस्त। चलो तो आगे देखो, तो ये समझ में आ गया हमको, हमें वॉल्यूम स्ट्रेन समझ में आ गया, हमको क्या समझ में आ गया, हमको वॉल्यूम स्ट्रेन समझ में आया, हमको समझ में आया कि शियर स्ट्रेन क्या होता है, हमको समझ में आ गया सारे स्ट्रेस क्या होते हैं। अब हम आएंगे आखिरी में इनको रिलेट करने के लिए, तो अब यहां पे आता है हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलाई होना चाहिए क्योंकि तीन अलग अलग होते हैं, प्लूरल क्या बोला, प्लूरल नहीं बोला जा, हाँ तो प्लूरल पता है क्या होता है मॉड्यूलस का, मॉड्यूलाई, प्लूरल क्या होता है मॉड्यूलस का, मॉड्यूलाई, क्या होता है मॉड्यूलाई, ठीक है। तो तीन होते हैं ना, तीन होंगे, एक बल्क का अलग होगा, एक शियर का अलग होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल का अलग होगा, तीनों का अलग अलग होगा, ठीक है, तीनों का अलग अलग होगा, है ना। तो बट द जनरल थीम इज दिस, एंड ये बेसिकली वही जो तुम्हारा पोटेंशियल वाला आइडिया मैंने तुम्हें बताया था कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट क्या है, वही वाला जो एसएचएम लिमिट है बेसिकली,
जो SHM लिमिट है तुम्हारी बेसिकली, राइट? तो विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, राइट? तो ये कहानी मिल गई तुमको। अब भाइयों और बहनों, है ना, श्रोतागण ध्यान से सुनिएगा, जो कांस्टेंट होता है उसी कांस्टेंट का नाम क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे पास 3 स्ट्रेन है, 3 स्ट्रेस है, 3 कांस्टेंट्स आएंगे, हर एक कांस्टेंट को, एक को तुम बोलोगे यंग्स मॉडुलस, दूसरे को तुम बोलोगे शियर मॉडुलस, तीसरे को तुम बोलोगे बल्क मॉडुलस, ठीक है? तो 3 जो रहेंगे उन तीनों को अलग अलग बोलोगे, ठीक है? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमेंशन। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ना कि डिमेंशनल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? इसका यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? स्ट्रेन का डायमेंशन क्या है? स्ट्रेन का डायमेंशन क्या है? m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, डायमेंशनलेस, हाँ या ना? बिकॉज l डेल्टा l बाई l है, राइट? हाँ या ना? हाँ कि ना? डायमेंशनलेस है कि ना? है ना? डायमेंशनलेस है स्ट्रेन। तो क्लियरली तो तुम्हारा यंग्स मॉडुलस या जो भी मॉडुलस है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चल मिटेगा भी नहीं अभी ये, हाँ क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इसका जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू व्हाट? हट जा, हाँ, दैट इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस का डायमेंशन। हो गया? मस्त, सही है, सही है ना? तो दोनों इक्वल है बिकॉज ये तो डायमेंशनलेस है, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो इसका डायमेंशन क्या था? पास्कल्स है वो, तो सेम चीज तुम्हारी यंग्स मॉडुलस या फिर जो बल्क मॉडुलस या फिर शियर मॉडुलस का भी हुआ है, ठीक है? चलिए फिर अब आते हैं पहले टाइप के टाइप्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। देखो इसमें 3 टाइप होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, राइट? हम बाकी दोनों टाइप पे उतना चर्चा कर ही लेते, चलो पहले ये देख लेते, उसके बाद हम उस पे आएंगे। आई डोंट रियली वांट टू डिस्कस टू मच ऑन दिस बिकॉज ये एग्जाम में नहीं आता है वैसे, है ना? ये एग्जाम में नहीं आता। रिजिडिटी या फिर जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ तुम्हारा जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, राइट, या बल्क मॉडुलस, तो ये एग्जाम में उतना नहीं आता। ये आता है पर ये वाले एस्पेक्ट में ज़्यादा, कंप्रेसिबिलिटी में ज़्यादा आता है, तो कंप्रेसिबिलिटी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आई रियली वांट टू डिस्कस जस्ट दिस एस्पेक्ट फर्स्ट। मैं चाहता हूँ इस पर हम सफिशिएंट टाइम स्पेंड करें। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले एक क्वेश्चन मेरे को करना, हम वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मैंने कहीं आगे ले रखा है क्या क्वेश्चन? लेट मी जस्ट वंस वेरीफाई। ले रखा हूँ तो बहुत बढ़िया है, नहीं ले रखा हूँ तो करना पड़ेगा। चलो हाँ, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। तो ये टॉपिक भले मैंने बोल रखा, बट दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन आई वांटेड टू टेक अप, ठीक है? सो हम ये कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्वेश्चन सिर्फ इसी पे लाया, ऑलराइट? ये 2 क्वेश्चन और मेरे पास 2-3 और क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा सीधे। तो हम इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन वील मूव ऑन, ठीक है? तो चलो एक बार जल्दी से तीनों देखते हैं एंड लेट्स कम टू द क्वेश्चन जो कि तुम्हें देखने हैं। तो सबसे पहले ये देखो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्वियसली क्या होने वाला है तुम्हारा? तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, राइट? by the definition of the Hooke's law, हाँ यार, मतलब not the definition but the statement of the Hooke's law. So ये गामा होगा ऐसा। अच्छा, अब इससे तुम क्या लिख सकते हो? तुम्हारा स्ट्रेस क्या होगा? F by A, ये होगा तुम्हारा डेल्टा L by L, राइट? तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा? Y। एक्चुअली में इसका सिंबल गामा होता है, राइट? Y लिखते हैं बिकॉज इंग्लिश में Y लिखना आसान होता है ना? बट गामा इज द रियल सिंबल। तो इसका सिंबल एक्चुअली में क्या है? इसका सिंबल एक्चुअली में गामा है, ठीक है? इसका सिंबल गामा है। गामा इज व्हाट? यहाँ पे आएगा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दैट इज F by A, है ना? फिर फाइनली डिवाइडेड बाई डेल्टा L by L। इसको सॉल्व वगैरह करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? तुम्हें मिल जाएगा F L by A डेल्टा L, ओके? अब मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलने वाला है तुम्हें? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें मिलेगा F इज इक्वल्स टू गामा A by L into delta L. Do you realize that this is exactly how, like this is like which is approximately of the form K delta X, K delta L, हाँ है ना? तो K delta L के फॉर्म में है ना? तो नाउ यू रियलाइज कि जो तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by L, है ना? तो अगर मान लो तुमने वो वाले क्वेश्चन देखे होंगे, राइट? एसएचएम में बहुत आते हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू वुड हैव सीन एट सम पॉइंट और द अदर। व्हाट हैपेंस इफ आई कट द स्प्रिंग इन 2 हाफ्स? तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सो जितना ज्यादा बड़ा लेंथ उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना कम होता है, समझ रहे हो? तो ये कुछ चीजें होती है जो तुम्हें रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज होती है, एरिया डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 को मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो इस टाइप की चीजें आती हैं। This is the idea, okay? This is the idea. तो spring constant is inversely proportional to the length of the spring. A very key thing to note, ठीक है? A very key thing to note. A very key thing to note, right? A very important thing to note. तो इसको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ लाके. So a spring's constant is inversely proportional to its length. ठीक है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? सो एक स्प्रिंग का कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू व्हाट? टू इट्स लेंथ, ओके? सो आई होप दिस मेक्स सेंस, राइट? आई होप दिस मेक्स सेंस एंड आई होप दिस इज नाइस, हाँ या ना?
हाँ कि ना, सही बात है क्या, मजा आया, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, एंड ये चीज याद रखना। तो अगर आधा काटूंगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, है ना, ऐड करूंगा तो हाफ हो जाता है। ओके कूल। अब आता है अगला टॉपिक हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस वापस से क्या होगा, जो भी तुम्हारा स्ट्रेस रहता है डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन, स्ट्रेस तुम्हारा प्रेशर होता है डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन, यू गेट दिस नाइस रिजल्ट। यस और नो, सही है, बस यही है और कुछ नहीं है। नेगेटिव साइन क्यों, बिकॉज अगर इंक्रीज इन प्रेशर होगा तो कॉजेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब ये डेल्टा पी क्या है, पता है डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी इज द इनर प्रेशर वर्सेस द एक्सटर्नल प्रेशर। बिकॉज देखो इट्स लाइक जो तुम्हारा फोर्स रहता है ना, मतलब तो हाँ, तो डेल्टा पी थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज देखो एक इंट्रिंसिक प्रेशर सब बॉडी में होता है, समझ रहे हो। द थिंग इज कि मान लो मेरे पास एक गैस है, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा ही प्रेजेंट है ना, तो यार टू सॉर्ट ऑफ सेपरेट आउट द स्टैंडर्ड प्रेशर, है ना, जो लगना ही लगना है, जो हर सिनारियो में लगना है। तो जैसे तुम केमिस्ट्री में क्या करते हो, व्हेन यू आर डिफाइनिंग सॉर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट, फ्री एंथैल्पी, फ्री एनर्जी वगैरह सब, ये सब जब तुम डिफाइन करते हो, तुम क्या करते हो, तुम एक बेस सेट करते हो एंड उससे तुम सबट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को। सेम चीज़ तुम यहाँ करोगे, जैसे पोटेंशियल एनर्जी में तुम एक सेट करके फिर उसको हटाते हो, सेम चीज़ कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो यू डोंट वांट लाइक जीरो, जो चीज़ ऑलरेडी कैंसल्ड है, मान लो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया वो एयर प्रेशर के बराबर है, तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू रियली शो एनी इफेक्ट, राइट, बिकॉज अगर बाहर से मैं बाहर की तरफ पी लगा रहा हूँ, ऊपर से पी लगा रहा हूँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो एक्चुअली चेंज इन प्रेशर फ्रॉम द एक्सटर्नल एयर प्रेशर, या जो एक्सटर्नल इंटरनल का बेसिक प्रेशर है, तो स्टैंडर्ड प्रेशर तुम्हें सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। सो दिस पी, राइट, दिस पी इज एक्चुअली telling you that this is going to be a little higher than atmospheric pressure, because atmospheric pressure तो झेल सकते हो, राइट। अगर मान लो तुम्हारे वो बॉडी पे हो, अभी तुम्हारी नसें नहीं फट रही हैं, अभी मेरी नस नहीं फट रही, लेकिन अगर मैं पानी में कूद जाऊं तो जो सडनली पानी का प्रेशर मेरे ऊपर लगता है तो मेरी नसें एक्चुअली में कोलैप्स कर जाती हैं, राइट। या मैं अगर स्पेसशिप में जाए तो मेरी नसें, माय ब्लड वेसल्स विल बर्स्ट, दैट इज व्हाई देयर इज अ स्पेशल स्पेस सूट जो कि मैं स्पेस में पहनता हूँ, राइट। सो वो जो स्पेशल सूट है ना, वो क्यों बनाना पड़ता है, बिकॉज ताकि प्रेशर बराबर हो पाए। तो उस टाइप की जो चीज़ है वो यहाँ पे लगी हुई है, समझ रहे हो मेरी बात। तो दिस इज द आइडिया, ओके। तो वो जो एक एक्सटर्नल प्रेशर है उसको तुम्हें अकाउंट करना पड़ता है, तो इसलिए वो इंक्रीज इन प्रेशर एक्चुअली में चेंज इन प्रेशर होता है। तो सम प्लेसेस यू विल गेट दिस टू बी डेल्टा पी एज वेल, ठीक है, डरना मत, सेम ही बात है, ठीक है, सेम ही बात है। जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है एयर प्रेशर के एडिशनली या जो भी मतलब ऐसा, तो वो है, ठीक है, फाइन। तो प्रेशर पी जो है वो अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो तुम्हारे वॉल्यूम को क्या करेगा, वो कम करेगा ना। दैट इज व्हाई देयर इज अ माइनस साइन ओवर हियर, दैट इज व्हाई देयर इज अ माइनस साइन ओवर हियर। यहाँ पे जो फोर्स पॉजिटिव लगेगी जब, तो तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज ही हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है। लुक एट द डायग्राम वंस, लुक एट द डायग्राम वंस। तो यहाँ पे अगर मान लो लगेगा तो एक्चुअली में इंक्रीज ही कर रहा है, राइट, यस और नो, है ना। इफ दिस फोर्स इज पॉजिटिव, ये वाला केस में, ये वाले केस में, इफ द फोर्स इज पॉजिटिव, राइट, एफ इज पॉजिटिव, तो दिस वुड इंप्लाई कि द चेंज इन लेंथ इज आल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव, करेक्ट, हाँ कि ना। समझ में आई मेरी बात ये कि नहीं आई? आई ना, आई कि नहीं आई, समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे, आई होप समझे। अगर फोर्स पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली गुड। चलो तो आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर कहां पे थे हम, यहां थे हम, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया, राइट। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वहां पे उल्टा था ना, यहाँ पे प्रेशर अंदर के वाले से ही ले रहे, वहां पे अलग ले रहे, तो यू गेट द आइडिया। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस 1 बाई बीटा या 1 बाई बी, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो 1 बाई बी। तो ये जो यहाँ पे तुमने, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी, एक तो सिंपल है कंप्रेसिबिलिटी, एक का सिंपल है, वो क्या है तुम्हारा, वो है क्या, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो है 1 बाई बी, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वी बाई माइनस पी वी, सिंपल। तो ये याद रखना, इससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, पता नहीं क्यों पर आ जाता है। इससे नहीं देंगे, इससे दे देते हैं। दुनिया इज अ वियर्ड प्लेस टू लिव इन, है ना। सो क्या ही किया जाए, है ना, क्या ही किया जाए। तो बेसिकली याद रखना, ठीक है। तो अब ये आइसोथर्मल अगर हो जाए ना काम, ये मैं डिराइव करा दूंगा अगले क्लास में जब हम थर्मोडायनेमिक्स कर रहे होंगे। बट आइसोथर्मल जब बल्क मॉड्यूलस होगा तो वो बी जो रहेगा वो प्रेशर के बराबर आता है। कैसा आता है, बराबर आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी ये ऑपोजिट होता है उसका, एंड कंप्रेसिबिलिटी में तुम जनरली सोचोगे माइनस साइन प्लस बन जाएगा, नहीं नहीं वैसा नहीं है, एडिटिव इनवर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है, ठीक है। तो इट्स लाइक द रेसिप्रोकल। अब ये क्यों डिफाइन किया वो ही जाने, मतलब जिन्होंने किया। द पॉइंट इज दैट यू गेट द आइडिया, राइट। मतलब हाँ, मतलब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब जैसे यहाँ पे क्या था, कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस, राइट। तो ये डिक्रीज इन लेंथ वाला सिस्टम नहीं है। तुम कंफ्यूजन क्यों होगा, कुछ लोग को कंफ्यूजन, अगेन दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वंस। कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है, ये दबा रहा है तो कहीं यही तो नहीं है कंप्रेसिबिलिटी, नहीं ये नहीं होता कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस में माइनस साइन का अंतर नहीं है, रेसिप्रोकल का अंतर होता है, समझे।
तो वो एक अलग ही नोशन है, बस somehow it happens to be called compressibility, ठीक है. So don't be confused by that naming. Okay, anyways, this makes sense, right? तो you get this, right? कि compressibility क्या है तुम्हारी, you know कि ज्यादा bulk modulus किसका होगा, right? सबसे ज्यादा bulk modulus solid का होगा, followed by liquid, followed by gases. क्यों? क्योंकि bulk modulus का डेल्टा भी सबसे कम होगा. हाँ, सॉलिड्स का डेल्टा भी सबसे कम होगा, राइट? अगर तुम मैं इस पेन को दबाने की कोशिश तो बहुत मुश्किल है इस पेन के वॉल्यूम को कम करना, लेकिन बलून को वॉल्यूम कम करना बहुत आसान है. तो जितना ज्यादा तुम्हारा डेल्टा वी होगा उतना कम तुम्हारा बल्क मॉडुलस होगा एंड उतना ज्यादा तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी होगा, ऑब्वियसली, राइट? जितना ज्यादा डेल्टा वी उतना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी. सो दैट इज द रीजन फॉर डिफाइनिंग इट इनवर्सली, बट यू गेट द आइडिया, राइट? सॉलिड्स में डेल्टा वी सबसे कम रहेगा ना, तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है, लेकिन बल्क मॉडुलस एक्चुअली में सबसे ज्यादा बन जाएगा. दैट इज व्हाई यू डिफाइन इट एज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है? सो दैट इज द नाइस वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस. आई होप दिस मेक्स सेंस. अच्छा, फाइनली आता तुम्हारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, है ना? सेम why shear stress by shear strain, yeah, tangential stress by tangential strain. Then you just take this ratio and you get this nice result, right? F by A alpha. Now this A alpha can be written as X by L if you want. So this can also be written as F by A X into L. So you get the idea, right? कुछ ज़्यादा complicated नहीं है ये, simple सही है, ठीक है? ये उतना important नहीं है, not important, ठीक है? This is not that important, ठीक है? Not very important. So if you want you can skip this part. इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो कराऊंगा नहीं बिकॉज उसके ऐसे साइड उसकी उतनी जरूरत है नहीं. तो यहाँ पे तुम देख ही रहे हो, राइट? यहाँ पे तुम देख ही रहे हो, अगर मान लो मैंने मास लटका दिया तो इससे फोर्स एफ लग रहा है, तो जो डेल्टा एल आएगा, डेल्टा एल बाई एल ही वहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? So this is the formula that you get. So every sort of even a finite thing can, like even a rope can act like a spring in this scenario now. Correct ना? हाँ कि ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ कि ना? बढ़िया. चलिए फिर आगे देखा जाए. तो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना? ये एक सवाल दिया गया है जहां पे आपको बोला गया फाइंड आउट द शिफ्ट इन पॉइंट बी, शिफ्ट इन पॉइंट सी एंड शिफ्ट इन पॉइंट डी. ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कैसे सॉल्व किया जाए? कैसे सॉल्व किया जाए? तो सोच के देखते हैं, सोच के देखते हैं कैसे करोगे तुम, कैसे करोगे तुम. तो बिफोर आई डू दिस प्रॉब्लम आई वांट यू टू लर्न समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? मैं चाहता हूं कि तुम कभी भी इस चैप्टर में अलग अपना दिमाग नहीं चलाओ. ये नया चैप्टर नहीं है, भूल जाओ कि नया चैप्टर है. ट्रीट दिस जस्ट एज एसएचएम का इक्वेशन है, स्प्रिंग का चैप्टर, ठीक है? कुछ नया नहीं है. तो व्हेनेवर आई गिव यू दिस ब्लॉक, राइट, व्हेनेवर आई गिव यू दिस ब्लॉक, है ना, व्हेनेवर आई गिव यू दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक में क्या होने वाला है? व्हेनेवर आई गिव यू दिस ब्लॉक, है ना, व्हेनेवर आई गिव यू दिस ब्लॉक, क्या होगा? मान लो मैं तुम्हें ऐसे एक ब्लॉक दे दिया, इसको क्या दिक्कत होगी? हाँ चलो, मैंने तुम्हें ऐसे एक ब्लॉक दे दिया. अब ये ब्लॉक का लेंथ कितना है? एल है. हाँ कि ना? हाँ कि ना? है, बहुत बढ़िया. अब देखो इस पे लगेगी फोर्स, ठीक है? इस पे क्या लगेगी? फोर्स. वो फोर्स लगने की वजह से क्या होगा? ये इस पे एक इलोंगेशन आएगा ऐसा, हाँ है ना? और इलोंगेशन की वजह से एक फोर्स इस पे ऐसे लग रही होगी पीछे, अंदर से ही है, राइट? एफ रेस्टोरिंग. नाउ यू नो कि ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है तुम्हारी, है ना, ये और ये डेल्टा एल है, ठीक है? ये डेल्टा एल है. तो यू नो दिस, राइट, कि एफ रेस्टोरिंग कितनी है तुम्हारी? के ए बाई एल इंटू डेल्टा वाई. के नहीं, के क्यों लिख रहा हूँ? गामा वाई या गामा होगा, राइट, इंटू डेल्टा एल. दिस इज वॉट वी कॉल एस के. सो यू कैन एक्चुअली रिप्लेस दिस एज अ स्प्रिंग ओवर हियर, ठीक है? एंड ये स्प्रिंग कितना नीचे आ गई है? एक्स डेल्टा एल नीचे आई है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना है? गामा ए बाई एल, गामा या वाई जो भी है ना. यू गेट द आइडिया, राइट? तो हमेशा इसको ऐसे स्प्रिंग की तरह ट्रीट करो. ऑलवेज ट्रीट दिस लाइक अ स्प्रिंग, ऑलवेज. नाउ सॉल्व द डेल्टा एल फॉर द स्प्रिंग बेस्ड ऑन द फोर्सेस एंड एवरीथिंग दैट इज गिवन टू यू. तो अब जब इस क्वेश्चन को तुम देखोगे, इस क्वेश्चन में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एज एक स्प्रिंग, दूसरी स्प्रिंग, तीसरी स्प्रिंग, और यहाँ पे 10 kg का मास लटका हुआ है. हाँ कि ना? सही बात है क्या? समझ में आ गई मेरी बात? 10 kg का मास लटका हुआ है, हाँ है ना? अब ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम पे है, ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम पे है. तो अब तुमको मैंने पूछा कि एक का शिफ्ट बताओ तुम मेरे को कितना होगा, तो कैसे बताओगे? बताओ. समझ में आ गया क्वेश्चन? यस और नो? नाउ यू नो कि अब है ना, समझ में आ गया तुमको ये क्वेश्चन, राइट? नाउ यू नो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज गामा 1. अब एरिया सबका ए सेम है और लेंथ सबका गिवन है तुम्हें यहाँ पे, राइट? एरिया सबका सेम है, राइट? तो गामा 1 ए बाई L1, ठीक है? ये क्यों कर रहा है? क्यों दिक्कत है इसको? क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है? थोड़ा सा बोर्ड का यहाँ पे एक वो है, मतलब आई डोंट नो, बोर्ड इज फाइन. और इसका कितना है? और इसका कितना है ना? तो तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने तुम्हें दे दिए. अब मैं तुमसे पूछो, ये अगर 10 kg का मास है, तीनों में इलोंगेशन बताओ. तो अब ये क्वेश्चन चाहे स्प्रिंग में दूं, चाहे मैं रस्सी लगा ऐसे मास लगा के, तो सेम सवाल, बिल्कुल अंतर नहीं है. ओके ओके ओके, गुड. तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है. वापस से आ जाते हैं एक बार, यहीं पे देखते हैं. नहीं चलो इधर ही रहते हैं,
इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या है वो तरीका? देखो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो सबसे जरूरी है काला स्लाइड बनाना, है ना। अब काला स्लाइड बनाने के बाद ये समझो कि यहाँ पे करना क्या, तुम्हारे पास इस तरीके से लटका हुआ है स्प्रिंग, है ना, यहाँ पे दूसरा स्प्रिंग लटका हुआ है और यहाँ पे तीसरा स्प्रिंग लटका हुआ है। ओके जी, ओके। इसका एलोंगेशन मान लो x1 है, इसका एलोंगेशन मान लो x2 है, हाँ, इसका मान लो x2 है, इसका मान लो x3 है, इलोंगेशन। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k3, ठीक है। k1 k2 k3, और इसका मास है मान लो 10 kg, m ले लो। तो एक बात बताओ मुझे, स्प्रिंग 3 के ऊपर, स्प्रिंग 3 के ऊपर, स्प्रिंग 3 के ऊपर, स्प्रिंग 3 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ऊपर से? जो भी इसमें रहेगा k2 x2 लगेगा, राइट, हाँ है ना। और यहाँ पे कितना लगेगा? mg लगेगा। ओके जी, ट्रीट दिस एज वन सिंगल बॉडी, सही है। ये जितना खींचेगी उतना ही इसको ऊपर खींचेगी ना, हाँ है ना। Now I also want you to realize this. M पे क्या फोर्स लगेगा? M पे क्या लगेगा? नीचे में लगेगा mg, तो 10 मतलब 10 mg क्यों लगा रहा हो यार, mg लगेगा ना बस, हाँ। तो यहाँ पे लगेगा mg, तो इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। और ऊपर कितना लग रहा होगा? ऊपर लग रहा होगा तुम्हारा k3 x3। ऑसम, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से क्या मालूम पड़ गया? तुम्हें ये मिल गया, राइट। अब फाइनली क्या होगा? देखो फाइनली क्या होगा, तुम अब ये वाले पॉइंट पे आ जाओ, इस वाले स्प्रिंग को पकड़ो। इस वाले स्प्रिंग के ऊपर कितना लग रहा है? ऊपर लग रहा है तुम्हारा k2x1 नहीं k1 x1, राइट, बिकॉज ऊपर वाले स्ट्रिंग जितना खींचेगा उतना लगेगा। नीचे कितना लग रहा है? नीचे लग रहा है वापस से k3 x3। क्या तीनों रिलेट हो गए? क्या तीनों रिलेट हो गए? क्या तीनों रिलेट हो गए? क्या? ओ हाँ, हो गए, राइट। तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें यहाँ से मिलने वाला है mg इज इक्वल टू k1 x1 इज इक्वल टू k2 x2 इज इक्वल टू k3 x3। तो x2 कितना है? x1 कितना है? x1 इज mg बाई k1, हाँ है ना। x2 कितना है? mg बाई k2। x3 कितना है? mg बटे k3। 2 गलती से लिख दिया था, माय बैड, k3, सही है। तो यही तीन वैल्यूज होंगे, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यही होंगे ना तीन वैल्यूज, यही तीन वैल्यूज होंगे ना, k1 x1 x2 x3, तीनों वैल्यूज यही होंगे। अच्छा है, सिंपल है, राइट। x1 कितना गया मालूम पड़ गया, x1 प्लस x2 करोगे तो ये मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 करोगे तो तीसरा मिल जाएगा, राइट, हाँ या ना, समझे। तो इस सवाल में ये कितना नीचे आएगा? x1, ये कितना नीचे आएगा? x1 प्लस x2, और ये कितना नीचे आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3। समझ में आई मेरी बात? बस सॉल्व हो गया सवाल, यही था और कुछ नहीं था। बस यही था और कुछ नहीं था, समझे। हैप्पी, सेटिस्फाइड, एवरीथिंग क्लियर, यस और नो? ओके जी, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब मैं वैल्यूज नहीं डालूंगा, ठीक है, मैं वैल्यूज नहीं डालूंगा, ये तुम वैल्यूज डाल के खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। ये वैल्यूज डाल के तुम खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। वैल्यूज डालो और खुद से सॉल्व कर लो, राइट। पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व फॉर योरसेल्फ। एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा, प्रैक्टिस करो कैलकुलेटर को यूज करने की। पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व फॉर योरसेल्फ। ग्रेट, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? आया ना, होप आ गया हो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोलता है? इस रस्सी का या इस रोप का या इस जो भी है, ये है ना रॉड है जो, इसका खुद का वजन कितना है? इसका खुद का वजन कितना? W है। वेट वेट वेट, वजन बोला, मास नहीं बोला हूं, ठीक है। मतलब मास और वजन इंटरचेंजबली यूज कर सकते हो, बट W वेट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, सो W इज एक्चुअली इक्वल टू mg। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, लेंथ है, कंसीडर एन एलिमेंट, आएंगे उस पर। हाँ, तुमको अब इसका निकालना है टोटल इलोंगेशन कितना होगा, टोटल इलोंगेशन कितना होगा। अब देखो इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम सीधे सीधे टेंशन निकाल के टी बाई ए वही वाला वापस है ना, ये वाला रिजल्ट जो यहाँ पे है ना, ये देखो, ये देखो, ये इलोंगेशन निकालने का डब्बा दिया हूँ ना मैं यहाँ पे, जो मैंने ये किया, राइट, फोर्स बाई के, है ना। ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो बताता हूँ। गामा 1 a बाई L1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? अगेन जस्ट अ स्मॉल थिंग, राइट, दैट आई जस्ट वांटेड टू, आई रियलाइज मैं ये लिखा नहीं, लिख देना चाहिए था, है ना। तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम हो सकता है रोने लग जाओ कि ये भी नहीं मालूम है ना, मुझे तो लिख देते, चलो कोई बात। अब देखो द पॉइंट इज कि मैं ये क्या यूज कर सकूँ डायरेक्टली यहाँ पे, फोर्स बाई एल इंटू गामा ए, राइट। कैन आई डू दैट? फोर्स इंटू एल बाई गामा ए? आई एक्चुअली कैन नॉट, आई एक्चुअली कैन नॉट। व्हाई कैन आई नॉट? द रीजन आई कैन नॉट डू दिस इज बिकॉज इसमें टेंशन वेरिएबल है, समझे। याद है तुम्हें? याद है तुम्हें? जब उसका खुद का वजन होता है, वो मासलेस नहीं होता, तो टेंशन लगने लगते ना, ऊपर वेरिएबल होते, लिनियरली वेरी करते। याद है क्या? डू यू रिमेंबर दिस? डू यू रिमेंबर दिस? याद है? ये याद था, ये रिजल्ट ये डिराइव किया था हमने, mg इंटू एक्स बाई एल। याद है क्या नीचे से? याद है क्या नीचे से? याद है क्या? बिकॉज देखो पूरे का मास कितना, एल का मास कितना है? m है,
तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा, m बाई एल इंटू एक्स होगा। इसका वेट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम जी एक्स बाई एल, राइट। तो वही लिखा हूं ना क्या, डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स, राइट। तो ये टेंशन याद हमने डिराइव किया था, राइट, एनएलएम में डिराइव किया था, वर्क एनर्जी पावर में भी देखा था, तो वापस से जाओ देखो अगर ये भूल गए हो तो डब्ल्यू एक्स बाई एल आ गया टेंशन तुम्हारा, ओके। तो टेंशन तुम्हारे एक साइड पे इतना है, अच्छा। तो ये रहा तुम्हारा टी और ये रहा तुम्हारा टी प्लस, मतलब वही सेम ही है, राइट, ओके जी। तो अगर तुम्हारा एलोंगेशन ऑफ डीएक्स एलिमेंट में कितना रहेगा, यहाँ पे जो डीएक्स एलिमेंट है इसमें कितना रहेगा, सिंपल सा बात होगा, राइट, यही रिजल्ट रहेगा क्या, देखो। अब यहाँ पे तुम वो लगा सकते हो, यहाँ पे तुम ये लगा सकते हो, राइट, यहाँ पे ये लगा सकते हो, एफ एल बाई गामा ए, 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 वेयर एल इज व्हाट, डीएक्स, राइट। तो ये इलोंगेशन होगा क्या छोटा सा यहाँ पे। अब यही इलोंगेशन तुम लेके ऐड कर दो पूरे के लिए, इंटीग्रेट कर दो 0 से L तक, you will get your answer, right? So when you integrate this, is this what you get? Is this what you get? You will get this. Nice? Yes or no? Does this make sense? Does this make sense? मैंने क्या बोला समझो वापस, एक बार शुरू, एक और बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझो। मैंने बोला तुम्हारा टेंशन वेरिएबल है पूरे रस्सी में, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि मास उसका खुद का है ना। तो हमने ऑलरेडी देखा था मास जब खुद का होता है तो वेट ऐड होते जाते, जैसे तुम ऊपर जाते हो तो ऊपर वाले के नीचे ज्यादा मास लटका हुआ है तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये कैंसिल नहीं हो पाता, तो ये ऐड होते जाता है। अच्छा, अगर ये ऐड होते जाता है, राइट, अगर ये ऐड होते जाता है, राइट, तो तुम्हें यहाँ पे ऐड होते जाता अगर ये, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला है एम जी एक्स बाई एल, वेट है जो उसके एक साइड पे, राइट, उसको लगाना है, उसको रोकना है। तुम्हें टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया। जब टेंशन तुम्हें एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, राइट, जब तुम्हें टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, राइट, तो तुम्हारा टोटल इलोंगेशन क्या होगा, डब्ल्यू एल बाई टू ए वाई या टू ए गामा हो जाएगा, राइट, डब्ल्यू एल बाई टू ए गामा हो जाएगा, हाँ है ना। तो अब ये जो फोर्स है तुम्हारा, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस, राइट, तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो एल स्क्वायर बाई टू आएगा, राइट, एंड डिनोमिनेटर के एक एल से कट जाएगा तो यू हैव एल बाई टू। तो समझ में आ गया मेरी बात। तो टेंशन का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेट किया, आंसर मिल गया। टेंशन को कांस्टेंट मत लेना, बिकॉज अगर तुम टेंशन को कांस्टेंट लोगे तो तुम्हें आंसर गलत आएगा, हाफ का फैक्टर गलत हो जाएगा, तुम्हें डबल इलोंगेशन आ जाएगा, जबकि वो इलोंगेशन उसका एक्चुअली में आधा है, ठीक है, ठीक है। मेरे को लगा मेरी उंगली में कुछ लग गया है, कैमरा में काला दिख रहा था, कोई ना, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई वांट टू डिस्कस येट अनदर प्रॉब्लम, आई वांट टू डिस्कस येट अनदर प्रॉब्लम, सो लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन। चलो तो सवाल देखो, तो सवाल देखो, क्या देखो, सवाल देखो, क्या है सवाल, क्या है सवाल। सवाल ये है, मान लो मैंने तुम्हें एक रस्सी दी है, मान लो मैंने मास रस्सी या रॉड है जो भी बोलो, है ना, ये दे दी। अब ये मान लो यहाँ से लगा दिया, इस पर फोर्स मैंने F1, इस पर मैंने लगा दिया फोर्स F2, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लो F1 इज ग्रेटर देन F2, व्हाट इज द इलोंगेशन। अगेन यंग्स मॉडुलस गामा, लेंथ L और एरिया A। अब ये सवाल तुम्हें करना है, कैसे करोगे समझो इसको। तो एक हिंट आया है, देखो जब भी इस तरीके का सवाल मिले ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, राइट, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्राई दिस आउट, राइट, बिकॉज कैसे होगा सॉल्व, है ना, मुश्किल है, बिकॉज अब कोई फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा वो तो लग नहीं रहा है। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक आइडिया बताया था, याद है वो आइडिया क्या था, यू नीड टू यूज स्प्रिंग्स। क्या यूज करना है, स्प्रिंग्स। तो समझते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। लेट अस ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट। तो ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ ये तरीका होगा, ये सॉल्व करने का काम कर जाएगा। तो लेट्स ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। इसका नाम दे देते हैं L/2, इसका एरिया A हो जाएगा और इसका गामा वो हो जाएगा, और यहाँ पे एक दूसरा स्प्रिंग ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा L/2, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा गामा, ओके। मान लो इसमें x1 है वेरिएशन, इसमें x2 है वेरिएशन, है ना, अलग अलग है। मान लो यहाँ पे फोर्स F1 लगा, है ना, यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा F, और यहाँ पे भी कुछ फोर्स लगेगा F, राइट, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, फोर्स F2 लग जाएगा, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, है ना, सही है क्या, सही है क्या। या मान लो ये F1 F3 ले लो और ये F4 ले लो, ठीक है, मतलब यू गेट द आइडिया, राइट। ये F, हाँ, मतलब Fx2 ले लो और ये Fx1 ले लो। मतलब द पॉइंट इज कि जो इसमें इलोंगेशन लगेगा ना, उसके वजह से फोर्स आ रही होगी, राइट। ये खींचेगा पार्ट, ये खींचने की वजह से उसको पीछे खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो वो उसको आगे खींच रहा होगा, राइट। तो ये इसके वजह से आ रहा है और ये इसके वजह से आ रहा है, राइट। ये इसके वजह से आ रहा है और ये इसके वजह से आ रहा है, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात। मैंने उसको दो पार्ट्स में तोड़ा, मैं इसको बीच में दो पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। पीछे वाला पार्ट आगे वाले को पीछे पुल कर रहा है और पीछे आगे वाला पार्ट पीछे वाले को आगे पुल कर रहा है, राइट। तभी ये होगा। तो जब ये हो रहा होगा तो यू नाउ रियलाइज कि व्हाट इज Fx1। Fx1 क्या होगा तुम्हारा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, I don't know, but I just know that this is going to be k times x2, right? K times x2. So वो k कितना हो जाएगा, गामा बाई गामा a 2a गामा बाई l, right? आधा काटा हूँ तो डबल हो जाएगा ना स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x2. And what is x2 लेता हूँ पहले, है ना? What is fx1? That is again kx1, but this is what 2 गामा a by l, है ना, इनटू x1, है ना, सही बात है ये। तो तुम्हें यहाँ पे मिल गया। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है,
इसका मास हो जाएगा m/2, इसका भी मास हो जाएगा m/2, करेक्ट। इस पूरे का मास मान लो m है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, F1a कितना हो, F1 माइनस F2 बाई m, दैट इज a, करेक्ट, दैट इज a, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, इसका भी एक्सेलरेशन a होना है, इसका भी एक्सेलरेशन a होना है, हाँ है ना। तो a और a होना है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल गया, यहाँ से तुम्हें मिल गया ma/2 इज इक्वल टू F1 माइनस Fx1, करेक्ट। एंड यहाँ से मुझे मिल जाएगा ma/2 इज इक्वल्स टू Fx2 माइनस F2, सही बात है क्या। अब इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करके मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है F1 माइनस F2 बाई 2 इज इक्वल्स टू F1 माइनस Fx1 कितना है, Fx1 ये रहा तुम्हारा 2a गामा बाई L इंटू x1। क्या यहाँ से मुझे x1 मिल जा रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, सोच के देख लो, बिल्कुल मिल रहा है, हाँ या ना, है ना। और इससे x1 मेरे को कितना मिल जाएगा, इससे मुझे x1 क्या मिल जाएगा, मुझे x1 मिल जाएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं f1 को उधर ले जाऊँगा, तो मुझे वहाँ पे माइनस मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा L बाई 4 गामा A इंटू F1 माइनस F2, सही है क्या, सही है क्या, देख सकते हो तुम, इसको वेरीफाई करो, उधर लेके जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा F1 माइनस, तो माइनस F1 माइनस F2 बाई 2, है ना, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ, माइनस माइनस गया, 2 आ गया, 4 आ गया, गामा आ गया, 2 और 2 4 बन गया, गामा आ गया, L आ गया। आई वॉन्ट यू टू डू दिस ऑन योर ओन, वेरीफाई दिस, दिस इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे तुम वेरीफाई कर सकते हो। अब सिमिलरली इसमें क्या कर रहोगे, इसमें भी सेम चीज लगाओगे, राइट, इसमें भी सेम चीज लगाओगे, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, F1 माइनस F2 बाई 2 मिल जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिल जाएगा 2 गामा A बाई L इंटू X2 माइनस F2, नहीं माइनस F2, हाँ माइनस F2 जाके प्लस बन जाएगा, तो क्या मिल जाएगा तुमको, तुमको मिलेगा यहाँ से तुमको मिल जाएगा कि x2 इक्वल्स टू, ये अगेन यू हैव टू वेरीफाई दिस ऑन योर ओन, है ना, यू हैव टू वेरीफाई दिस ऑन योर ओन, 4 गामा A और यहाँ पे मिल जाएगा क्या, F1 प्लस F2। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई, आई प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, आई ये आंसर आएगा, राइट। क्या दोनों में इलॉन्गेशन इक्वल है, ओ यस इक्वल है, हाँ है ना, ओके। तो इससे मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, इससे मेरा क्या बन जाएगा, एक्स नेट क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2, हमेशा इक्वल है जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी इक्वल है, कभी इक्वल नहीं भी आ सकती है, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, दिस इज गोइंग टू बिकम ट्वाइस ऑफ, कितना था, L बाई 4 गामा A इंटू F1 प्लस F2, so this becomes what, this becomes L by gamma A and यहाँ पे तुम्हारा एवरेज फोर्स F1 प्लस F2 by 2, सॉल्व हो गया बस। दिस इज हाउ यू डील विद दिस प्रॉब्लम, ठीक है। जब अगर फोर्सेस आर नॉट इक्वल, दिस इज हाउ यू डील विद, यू ब्रेक इट इनटू टू कंपोनेंट्स, एक का एक्सेलरेशन मान लो x, एक का इलोंगेशन मान लो x1, दूसरे का इलोंगेशन x2, एक दूसरे पे फोर्स लगाओ एंड देन ट्राई टू गेट द सेम एक्सेलरेशन जो कि तुमको फुल रॉड में मिल रहा था, एंड यू विल बी डन, दैट्स इट। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई, डज दिस मेक सेंस, आई होप इट्स क्लियर एंड आई होप इट्स नाइस एंड आई होप इट्स गुड, ठीक है, आई होप इट्स नाइस एंड आई होप इट्स गुड। चलो तो ये कहानी थी इसकी, ठीक है। सो नाउ विद दिस वी कम टू दिस टॉपिक, जहां पे अब हमें क्या देखना है, जहां पे वी हैव टू सी, जहां पे हमें क्या देखना, अब जहां पे हमें ये देखना है, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ तो ये कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेके आया, ये भी हम देख रहे होंगे, ओके जी, ठीक है। चलो तो अब हम यहाँ पे एक बार ये देखते हैं जल्दी से, उसके बाद हम इन और क्वेश्चंस, अभी और क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। तो एक बार ये देखते हैं, उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो देख लो एक बार। मुझे लगा था हाँ मैं शायद ऑलरेडी क्वेश्चन लेके भी आता जो मैंने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, बट कोई ना। देखो तो यहाँ पे तुम्हें एक सीधा लॉ मिलता है जो कि हुक्स लॉ का डोमेन है, राइट, ये वो हुक्स लॉ वाला डोमेन है ना, हुक्स डोमेन या फिर SHM डोमेन, ठीक है। हुक्स डोमेन या फिर SHM डोमेन, ओके फाइन। इसके बाद एक पॉइंट बी आता है, तो दिस इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। बी जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, इलास्टिक लिमिट होती है बी, है ना, बी इलास्टिक लिमिट। सी क्या है, यील्ड पॉइंट बोलते हैं इसको, यील्ड पॉइंट बोलते हैं इसको। तुम यू कैन लुक एट द ग्राफ, राइट। इसके बाद क्या होता है, जैसे तुम स्ट्रेन बढ़ोगे स्ट्रेस एक्चुअली में कम हो जाता है, दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड एज यील्ड। यील्ड मतलब अब जवाब दे दिया, जवाब देना यील्ड होता है, जवाब यील्ड, जवाब दे दिया पॉइंट, ठीक है। ये यील्ड सी है, जवाब दे दिया पॉइंट। CD जो है प्लास्टिक बिहेवियर है, प्लास्टिक रैंडमली बिहेव करता है, कभी खींचता है कभी नहीं खींचता है, कभी रैंडम खींच जाता है, तो ये प्लास्टिक लेंथ है, ठीक है। और D जो है वो अल्टीमेट पॉइंट है, अब इसके आगे सब कुछ बर्बाद है, और जो E है वहां पे टूट जाएगा, वो फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो D से E के बीच में कहीं पे भी टूट सकता है, उसके ऊपर है, उसकी मर्जी, ठीक है, जब मर्जी वो टूट जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का अच्छा सा रिलेशन, ओके। फाइनली हम आते हैं, ओके तो ये वाला तो मैं ऑलरेडी तुम्हें दिखाई दिया हूं, राइट। ये तुम्हारा इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एंड देन इससे तुम्हें क्या रियलाइज होता है, यू ऑलरेडी नो दिस, राइट। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, तो इसी पे सवाल था, इसी पे सवाल था ये वाला। कैन यू नाउ गेट द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द टू, यस यू कैन, राइट। इसका स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा,
1 by k equivalent is equals to 1 by k1 plus 1 by k2, करेक्ट? हाँ है ना, k2, तो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल, हाँ है ना। इंडिविजुअल कैसे निकालना है वो मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन में तुम्हें दिखाया ही हूँ, राइट? यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाया ही था, राइट? यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया था, राइट? इंडिविजुअल कैसे निकलेगा, हाँ है ना, हर एक का कैसे इलॉन्गेशन निकलेगा। ट्रीट देम एज स्प्रिंग्स एंड देन राइट द 3 FBDs एंड यू आर डन। सो एक बार इसको एनालाइज करो एंड यू विल गेट दिस, लाइक नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? इट्स ऑनेस्टली नॉट दैट डिफिकल्ट। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें ये 2 स्प्रिंग्स सीरीज में मिलेंगे और एक तीसरी स्प्रिंग पैरेलल मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, व्हाट इज के इक्विवेलेंट? के इक्विवेलेंट इज व्हाट? सबसे पहले तो यहाँ पे तुम ले लोगे 1 by 1, मतलब इसको ढंग से लिखते चलो, पहले मतलब you need to get the 2 in spring and then to that you add the parallel one, right? So k3 क्या हो जाएगा, k3 plus 1 by k1 plus 1 by k2, ठीक है? ऐसे मिलेगा ना इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, हाँ है ना। चलो तो फिर आगे देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे आता है। तो ये बेसिकली 2 चीज़ें थी जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, ओके। अब इस पे आते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझको? हाफ, यार चल क्यों नहीं रही, हाँ चलो चल गया। देखो तो देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है यू क्या होता है तुम्हारी, हाफ के एक्स स्क्वायर, करेक्ट, सही है। अच्छा अब यू क्या बन जाएगा, के क्या होगा तुम्हारा, के विल बी व्हाट, गामा ए एल, राइट, इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, हाँ है ना। ओके, इफ दैट इज द सिनेरियो देन डू यू रियलाइज समथिंग ओवर हियर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम्हें? So what I can do is I can try and sort of, so let's bring a and l डिनोमिनेटर में। मैं क्यों कर रहा तुम देख लोगे, हाफ यहाँ पे आ जाएगा, a गया ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा l आ जाएगा क्या, एक एक्स्ट्रा l आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा गामा डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल बाई एल, हाँ है ना। आई बेसिकली वॉन्टेड टू गेट 2 डेल्टा एल बाई एल, मतलब मैं चाहता था कि x के नीचे 2 l आ जाए, तो एक l ऑलरेडी पड़ा हुआ और a एक्स्ट्रा, तो मैं एक उधर ले आया। ये वाला टर्म मेरा क्या है, गामा टाइम्स स्ट्रेस स्ट्रेन, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, दिस इज बेसिकली व्हाट, स्ट्रेस, और ये क्या है, स्ट्रेन है, हाँ है ना। और ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, राइट, हाँ है ना। तो इस पूरे कहानी से तुम्हें क्या मिला, तुम्हें कहानी से क्या मिला, तुम्हें मिल गया एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ stress into strain। समझ में आया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन से ही तो तुम्हें मिलेगा ना एनर्जी डेंसिटी, क्लियर है ये, बस यही फॉर्मूला था। चलो आगे देखते हैं। ओके, सो नाउ इज द टाइम दैट यू टेक द ब्रेक बिकॉज वी आर फाइनली डन विद सॉलिड्स। अब हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी 28 से चलेगा, कहाँ तो ज़्यादा नहीं है, 5 ही पेज है विस्कोसिटी की, राइट, ज़्यादा नहीं है। अगेन विस्कोसिटी में वही, मतलब क्या ही होगा इसमें ज़्यादा, हाँ। तो मतलब इस फिर भी है, मतलब ऐसा नहीं कि नॉन ट्रिवियल नहीं है, मतलब ट्रिवियल नहीं, नॉन ट्रिवियल एक्चुअली में। हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा लगेगा इसमें टाइम। इधर यू टेक अ ब्रेक नाउ और यू टेक अ ब्रेक आफ्टर विस्कोसिटी, डिपेंड्स टोटली ऑन यू, राइट। मतलब आई वुड वांट टू एक्चुअली डू 2 ऑफ देम टुगेदर, सो या तो ये कर लो अभी ब्रेक ले लो, फिर तीनों इकट्ठे निपटा लेना, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो विस्कोसिटी का देखते हैं सबसे पहले। अब विस्कोसिटी में क्या है ना, विस्कोसिटी में क्या है, ठीक है, सही है, ज़्यादा नहीं बचा है ना, हो जाएगा। मतलब दो, मैं जितना आई एम अ बिट बिहाइंड देन व्हाट आई प्लान टू बी, वेयर आई प्लान टू बी राइट नाउ, बट कोई बात नहीं, चल जाएगा, इतना तो चलता है, ठीक है। तो देखो अब विस्कोसिटी का आइडिया क्या है, विस्कोसिटी इज द एनालॉग ऑफ फ्रिक्शन इन लिक्विड्स, ठीक है। फ्रिक्शन में क्या होता है कि ड्राई फ्रिक्शन में क्या होता है, सब कुछ सॉलिड होता है, वो घिसने की वजह से फ्रिक्शन आता है तुम्हारा। इसमें क्या होता है, पानी भी उसको चिपका लेता है, पानी की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है चिपकाने की, राइट। तो जो लिक्विड फ्रिक्शन है, जो वेट फ्रिक्शन है, वो होता है विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये इसके लॉ किसने दिए थे, इसके लॉ हमें दिए थे आइजैक न्यूटन ने, अमंग मेनी अदर स्टफ, राइट, जो हमने पढ़ा हुआ। इसके लॉस किसने दिए थे हमें, आइजैक न्यूटन ने दिए थे। उन्होंने हमें क्या बताया था कि विस्कस ड्रैग जो होता है, जो बैकवर्ड फोर्स एफ लगता है बिटवीन द की लेयर्स, डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग थिंग्स। चल क्यों नहीं, हाँ, तो किस पे डिपेंड करता है, उन्होंने हमें कुछ चीजें बताई थी। पहली चीज क्या है, वो डिपेंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे डिपेंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर। सॉलिड्स में ऐसा नहीं था, सॉलिड्स में एरिया पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, राइट। सॉलिड्स में एरिया पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही सॉलिड्स में वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी पे फर्क पड़ रहा था। ऑब्वियसली देयर वाज दिस कट ऑफ पॉइंट, अगर नॉन जीरो है तो फर्क था और जीरो है रिलेटिव वेलोसिटी तो फर्क था। यहाँ पे फर्क नहीं, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, इससे इस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ग्रेडियंट।
वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स, बिटवीन द लेयर्स क्या होता है? देखो तो तुम्हारे पास पानी के अलग अलग लेयर्स होंगे, राइट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये वाली लेयर बिल्कुल भी नहीं चल रही होगी, ये थोड़ी चल रही होगी ऐसी, ये थोड़ी और ज़्यादा स्पीड से चल रही होगी, है ना, ये और ज़्यादा स्पीड से चल रही होगी, हाँ है ना, ये थोड़ा और तेज चलेगी, हाँ है ना, ये और ज़्यादा तेज चल रही होगी, राइट, एंड ये फाइनली सबसे ज़्यादा तेज चल रही होगी क्योंकि सबसे दूर है। तो पानी का जो है देख रहे हो, तू जैसे से तुम ऊपर जा रहे हो तुम्हारी स्पीड एक्चुअली में थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ते जा रही है, राइट, है ना। तो ये जो स्पीड में चेंज है ना, यही स्पीड के डिफरेंस को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, यही वेलोसिटी को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जो v है ये और जो v प्लस डी है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? तो v dv बाई डी जेड, जो ये जो दोनों के बीच का थिकनेस है डी एक्स, राइट, तो dv बाई डी एक्स जो है यही होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ऑल्दो ये वेक्टर साइन का उतना मतलब है नहीं, बिकॉज यू गेट द आइडिया, राइट, बिकॉज वो सेम ही डायरेक्शन में दोनों, तो स्केलर में सिंप्लीफिकेशन है, बस वो वेक्टर इसलिए क्योंकि फोर्स के नेगेटिव प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इसलिए, और कुछ और कोई भयंकर इसका कोई रीजन नहीं है। तो बेसिकली क्या है, ये v और v है ना, इनका डिफरेंस होगा तो dv मिलेगा, dv डिवाइडेड बाई dx क्या दे देगा तुमको? dv क्या, dv बाई dx क्या दे देगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट दे देगा, ठीक है, मजा आया। तो यही कहानी है, देखो तो तुम्हारा फोर्स क्या बन जाएगा? फोर्स विल बिकम a dv बाई dx एंड माइनस साइन डालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका नाम होगा क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके डन, दैट्स इट। इसका यूनिट तो इसका डायमेंशन क्या होगा निकाल लो, गेट द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा आता है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो इसको थोड़ा सा देख लेना, है ना। मुश्किल बिल्कुल नहीं, अब तक तो तुम्हें आ ही जाना चाहिए डायमेंशन निकालना, नहीं तो इतने बार मैंने क्वेश्चंस के जिसमें मैंने इसको यूज भी किया, मॉक में भी बहुत सारे सवाल दिए उस पर, तो यू कैन इजीली सी दिस इवन इन द फ्री मॉक देयर आर क्वेश्चंस ऑन दिस, है ना। तो ईटा इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नेगेटिव साइन shows that the direction of viscous drag F is just opposite to the direction of motion of the liquid. Fine? Opposite to the direction of the motion of the liquid. Fine? Cool. अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इनवर्स ऑपोजिट रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन बेसिकली ईटा जो है तुम्हारा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T, ठीक है, ये ईटा का रिलेशन है, फोर्स का रिलेशन नहीं है, ईटा कोएफिशिएंट से डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक गिवन टेम्परेचर पे कोएफिशिएंट जो रहेगा सेम ही रहने वाला, राइट, तो वो कोएफिशिएंट का डिपेंडेंस है किस पे? टेम्परेचर पे। डज दैट मेक सेंस? यस और नो? डज दैट मेक सेंस? आई होप इट डज, ठीक है, आई होप इट डज। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज वाइस वर्सा। तो गैसेस का ऑपोजिट, तो ये किसका? ये लिक्विड्स का है, ठीक है, ये लिक्विड्स है, ठीक है, ये लिक्विड्स है, और ये क्या है? गैसेस। तो इस बात का ख्याल रखना, ये एग्जाम में आता है, कभी कभार आ जाता है, एंड दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द रीजन व्हाई जब तुम कपड़ा धोते हो ना, गर्म पानी से कपड़ा धोगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, सॉरी विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगा, है ना। तो या आएंगे उस पर, सरफेस टेंशन का भी कुछ इस पर लेना देना होता है। तो कपड़ा धोने में टेम्परेचर का क्यों, गर्म पानी से कपड़ा धोने क्यों बेटर होता है? उसमें दो रोल्स रहते हैं, एक विस्कोसिटी का रोल होता है, एक सरफेस। प्राइमरली सरफेस टेंशन से लोग एक्सप्लेन करते हैं, बट इवन विस्कोसिटी इज इंपॉर्टेंट ओवर दैट, ठीक है, क्योंकि वो घिसता ज़्यादा है, ठीक है। तो वील कम बैक टू दिस एज वेल, बट एनीवेज, हाँ अब देखो स्टोक्स लॉ डेरिवेशन, मतलब यहाँ पे तुम देखोगे इसमें मैंने डेरिवेशन डाला ही नहीं है स्टोक्स लॉ का। ऐसा कैसे हो गया? स्टोक्स लॉ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं डेराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हर एक चीज़ ऑलमोस्ट डेराइव करा रहा हूँ, तो मैं एक डेराइव नहीं कर रहा बिकॉज इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, ये डिमेंशनल एनालिसिस से डेराइव होता है, राइट। इन आर सिलेबस दिस इज डेराइव यूजिंग डिमेंशनल एनालिसिस, समझे, इसलिए मैं इसको नहीं डाला। तो हमारे सिलेबस में क्या है? इन आर सिलेबस, even in the books, right, in our syllabus, this is derived using dimensional analysis, ठीक है, this is derived using dimensional analysis. Does this make sense? Does this make sense? Yes or no? हाँ है ना, समझ में आया? तो this is derived using dimensional analysis, तो इसलिए हम डेरिवेशन स्किप करेंगे। बस ये याद रखना, फोर्स क्या है तुम्हारा? 6 पाई ईटा आर वी, ओके, या -6 पाई ईटा आर वी इफ यू वांट दिस वी टू बी टेकन एज अ वेक्टर। अब ये किस पे लगता है? ये दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ स्फेरिकल बॉडी, एप्लीकेबल ओनली फॉर अ
स्फेरिकल बॉडी, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल, और किसी पे ये नहीं लगता, ठीक है। तो गलती से किसी और बॉडी पे मत लगा देना, बाकी बॉडी का तो मैं डिराइव करने के लिए ये पूरा काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला आर्ग्यूमेंट पूरा ये करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जनरली किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ स्फीयर के लिए एप्लीकेबल है। हमारे को एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो उसी टाइप के आता है कि रेन ड्रॉप के साथ क्या हो रहा है, वो सभी चीजों पे आते हैं, राइट। तो क्योंकि रेन ड्रॉप पे क्या हो रहा है, रेन ड्रॉप जनरली एक स्फीयर ही होती है, तो हम उसको वैसे ही एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी हम समझो, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, लाइक इट इज एक्चुअली वेरी सॉर्ट ऑफ नाइस, इट इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। होता क्या टर्मिनल वेलोसिटी में, समझो तो हमारे पास एक ऐसे गेना होगी, गेना समझते, गेना गेंद, बॉल, फुटबॉल बॉल, स्फीयर है ना, इसका रेडियस आर है, इस पे 3 फोर्सेस लगेंगी। पहली फोर्स क्या होगी, पहली फोर्स लग रही होगी mg, पहली फोर्स क्या लगेगी mg, जो क्या होगा तुम्हारा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी, ओके। इस पे एक फोर्स लगेगी फ्रिक्शन की, जो कि कितनी हो जाएगी 6 पाई ईटा आर वी, राइट। और ये मान लो v से नीचे आ रही है, मान लो ये v से नीचे आ रही है ना, ठीक है। अच्छा, अब इस पे एक और फोर्स लगेगी जिसका नाम होगा क्या, अपथ्रस्ट, यू, बॉयंट फोर्स। वो कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी, देखो इसका वेट कितना है, तो रो एयर है ना इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, राइट, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, राइट। तीनों फोर्स लगेंगे, ये ध्यान रखना है ना। अब इन तीनों को यूज करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट दिस, राइट। इवेंचुअली देखो क्या होगा, शुरू में ये वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, राइट। अभी अभी गिरना शुरू किया, जीरो वेलोसिटी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, राइट। इवेंचुअली वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये और यही डोमिनेट करेगा। ये ज्यादा होगा ऑब्वियसली इससे, तो ये गिरती रहेगी, वरना तो गिर नहीं होती, वरना तो फ्लोट कर रही होती, तो नीचे गिरेगा, ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट नीचे जाएगा, इवेंचुअली इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। एक पॉइंट आएगा जब ये वाली वेलोसिटी है ना इसके बराबर आ जाएगी, समझ रहे हो। एक पॉइंट आएगा जब ये वाली वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू दिस, राइट। सो एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग f, in the beginning v is 0, implying f is 0. So the body accelerates, so the droplet accelerates. Eventually it will gain a velocity vt at which f of vt will be equal to mg minus upthrust, buoyancy, right. So this would imply that the force F net will become 0, which would imply that Vt would become constant, and hence the name terminal velocity. Terminal मतलब the final velocity, ठीक है. Hence the name terminal velocity, because the velocity will not change any further beyond this. समझ में आई मेरी बात? The velocity will not change any further beyond this. Hence the name terminal velocity. So let's write down the formula. 6 pi eta r v terminal is actually equal to what? It is actually equal to 4/3 pi r cube g, and यहाँ पे आ जाएगा rho body minus rho air, ठीक है. Rho body minus rho air. Some people write this as sigma as well. So you can write this as sigma as well, ठीक है. So we say rho body is taken to be what? Rho, and rho air is taken to be what? Sigma, ठीक है. ठीक है, तो ये मिल गया तुम्हें, अच्छी बात है. यहाँ से व्हाट इज योर वीटी नो, सिंपल. व्हाट इज योर टर्मिनल वेलोसिटी नो, टर्मिनल वेलोसिटी इज यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा. सो 2/9 पाई और पाई चला गया, राइट. 2/9 ईटा, 2/9 ईटा है ना, एंड एक आर और एक आर चला गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया, राइट. तो क्या मिल गया, 2πr9 ईटा जी आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा. डज दिस मेक सेंस? सो अगर मान लो बॉयंसी नहीं है तो दिस विल बिकम 0. अगर मान लो, यू गेट द आइडिया, राइट, यू गेट द आइडिया, है ना. तो सिंपल सा आइडिया, राइट. सो क्लियरली इफ सिग्मा इज 0, वीटी क्या होगा तुम्हारा 2/9, ये जी नहीं है, ये 9 है ना, तो कंफ्यूज मत कर देना इसको. 2/9 ईटा है ना, जी आर स्क्वायर रो जी आर स्क्वायर बेसिकली, ठीक है.
सो ये टर्मिनल वेलोसिटी का आइडिया है, टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन है. टर्मिनल वेलोसिटी का एक बार फाइनल डेफिनेशन देख लो. व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस फ्लूइड इट फर्स्ट एक्सेलरेट्स एंड देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो एंड इट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी. क्यों होता है वही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, राइट. यहाँ पे ये रहा साइड में पूरा जो कहानी लिखा हूँ. शुरू में रेस्ट पे होगा, धीरे धीरे गिरेगा. रेस्ट में को तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, गिरेगी गिरेगी गिरेगी, पर फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है. इवेंचुअली एक वेलोसिटी को इक्वल बन जाएगा इसके डिफरेंस के, एंड उस पॉइंट पे यू विल हैव नो मोर एक्सेलरेशन. सिंपल, राइट. तो उस पे ये कांस्टेंट बन जाएगा, राइट. क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो बन गया, राइट. इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट बन गई, सिंपल, राइट. तो वही कांस्टेंट तुम्हारा vt है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी भी. फाइनली आता है सरफेस टेंशन. तो अगर तुमने पहले ब्रेक लिया तो यू कैन नाउ टेक अ ब्रेक, राइट. तुम्हारे ऊपर है, ओके. तो सरफेस टेंशन में क्या होता है, सरफेस टेंशन एक बार देखो. सरफेस टेंशन का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत अलग भी है, राइट. इट्स डिफरेंट एंड इट्स इंटरेस्टिंग एज वेल, ठीक है. इट इज डिफरेंट एंड इट इज इंटरेस्टिंग एज वेल. सरफेस पे क्या होगा ना अभी देखो. तो मान लो लेट्स जस्ट अज्यूम दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना. ये टू डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन है. किस चीज का टू डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन है, एक लिक्विड के उस पूरे कंटेनर का. तो मैंने ऐसे स्लाइस ले लिया. अब यहाँ पे जो मेरे को पार्टिकल्स है, इमेजिन दिस पार्टिकल है ना. कलर चेंज कर लें तो एक सेकंड. हाँ, तो इमेजिन दिस पार्टिकल, दिस नाइस पार्टिकल ओवर हियर. ये सराउंडेड बाय ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड इटसेल्फ, राइट. सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल अराउंड इट आर लाइक बेसिकली इटसेल्फ क्या बोला, अराउंड इट. It is surrounded by water molecules around it, not itself, sorry. So it is surrounded by water molecules around it. Now look at it, look at the top particle at the top, right, at the surface. This particle is surrounded by liquid molecules or liquid particles on three sides, but the top surface, like on like the bottom half, but the top part is it's surrounded by air molecules, right. तो होता क्या है कि at this point, right, at this point the forces that this is going to experience are going to be different. ये वाला पार्टिकल जो रहेगा इधर से सब जगह से सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट फोर्स डाउनवर्ड्स एंड अ डिफरेंट फोर्स अपवर्ड्स. तो एज अ रिजल्ट दिस फोर्स विल विन. समझ रहे हो. अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस वुड बी टू कंसीडर द फॉलोइंग, तो यू गेट द आइडिया, राइट. यू गेट द आइडिया, राइट. अब इसको एक अच्छा तरीका समझने का क्या है, टू व्यू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, टू व्यू द सेम थिंग इन द फॉलोइंग सेटअप. सो लेट अस कंसीडर रेल्स लाइक दिस, है ना. ऐसा रेल्स ले लो, एंड नाउ ऑन दीज रेल्स लेट अस कंसीडर अ रॉड लाइक दिस, एंड इस रॉड पे क्या करता हूं, यहाँ पे मैं पानी भर देता हूँ. अब क्या होगा, द वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस, राइट. जो वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारे यहां पर है, जो वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारे यहां पर है, यहां पे सरफेस पे, लाइक जस्ट एट द एंड, राइट. व्हाट हैपेंस टू दीस वाटर मॉलिक्यूल्स, these water molecules will experience a force because of the other water molecules within the film, and will also experience some air का यहाँ से force, right. ऐसा एयर का फोर्स रहेगा. which force is greater, clearly the, so अब यहाँ पे दो टाइप्स के फोर्सेस आते हैं, यहाँ पे दो टाइप्स के फोर्सेस आते हैं. पहला फोर्स क्या रहता है तुम्हारा, सो कोहेशन फोर्स या कोहेसिव फोर्स बोलते हैं. water molecules tend to stick together. Water molecules at the bottom layer have various molecules above them to stick, but the water molecule at the top layer does not have various other molecules to cling together. Thus they attract each other with a larger force and resist any change in their structure. This is the idea. Now I want you to understand this in a little more detail. तो दो तरीके के फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. कोहेसिव क्या होता है, कोहेसिव मतलब चिपकाने वाला, अलग मतलब साथ रखने वाला बेसिकली. एंड देन यू हैव adhesive. Adhesive happens when there are two mediums, and like this happens when this is like the force between air and water molecule. This is the force between F air and F water. ठीक है, F water and water. तो अलग अलग है, राइट. ये हमेशा क्या होता है, F कोहेसिव जो होता है जनरली क्या होता है, F कोहेसिव ज्यादा होता है, ठीक है, F एडहेसिव से. तो इस रिजल्ट इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से होता ही है कि जो तुम्हारा ये वाला फोर्स, राइट, ये वाला जो F इनसाइड, राइट, F कोहेसिव जो है ना, ये F एडहेसिव है, राइट. अब तुम यहाँ पे बोलो कि यहाँ पे हवा से थोड़ी लग रहा है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, वो रॉड जो है ना, वो रॉड की वजह से लग रहा है. सही बात, रॉड की वजह से ही लग रहा है. सो ईदर वेज यू गेट द आइडिया, राइट. तो ये जो F एडहेसिव है, राइट. सो द पॉइंट इज कि ये हवा से नहीं लग रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली इन कांटेक्ट विद द रॉड, बट इस सिनेरियो में वो हवा से डायरेक्टली एक्सपोज्ड है. तो ईदर वेज द सेम थिंग हैपेंस, ठीक है. द पॉइंट इज द सेम थिंग, सिमिलर थिंग हैपेंस. तो यहाँ पे वो एयर नहीं होगा, रॉड होगा, मतलब ये वाला, ये है ना, ये रॉड का रॉड से होगा, ठीक है, रॉड का वाटर से होगा या रॉड का अपने में होगा, जो भी है. तो द पॉइंट इज दिस इज एडहेसिव. डिफरेंट मीडियम्स के बीच में जो लगता है वो एडहेसिव होगा, सेम मीडियम के बीच में जो लगता है वो कोहेसिव होगा, क्योंकि वो कोहेशन का काम कर रहा है, ठीक है. तो नाउ द थिंग इज कि जनरली क्या होगा, F कोहेसिव जो होगा तुम्हारा will be greater than F adhesive. ये F cohesive जो होगा वो F adhesive से ज्यादा होगा, and as a result of this surface will start shrinking, correct. Thus there will be a force. This implies that there is going to be an F net is non-zero on what, on the railing, on the free rail, ठीक है, या on the free rod.
ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो रॉड है तुम्हारा वो मूव करेगा, हाँ है ना, इससे होगा ये कि जो तुम्हारी ये रॉड है वो एक्चुअली में पीछे की तरफ मूव करेगा, राइट, इससे होगा ये कि जो तुम्हारी ये रॉड है ना, जो रॉड है तुम्हारा ये पीछे की तरफ ऐसे स्लाइड करेगा, दिस स्लाइड्स बैकवर्ड्स, ठीक है, ये स्लाइड्स बैकवर्ड्स, ठीक है, समझ में आया, दिस स्लाइड्स बैकवर्ड्स, ओके। तो चलो आगे देखते हैं, अब इसको मैथमेटिकली मैं लिखूंगा तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, ये जो तुम्हारा रॉड था, वापस आई ड्रॉ द सेम डायग्राम, ये जो रॉड था ना, इस रॉड में क्या होगा, जितना बड़ा ये लेंथ रहेगा ना, जितना बड़ा ये लेंथ रहेगा उतने ज्यादा फोर्स रहेंगे, बिकॉज उतने ज्यादा पार्टिकल्स बाउंड्री पे आएंगे, ऑब्वियसली, राइट, जितना बड़ा ये लेंथ होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स बाउंड्री पे आएंगे, हाँ है ना, उतने ज्यादा पार्टिकल्स बाउंड्री पे आएंगे, हाँ है ना, तो उतना ज्यादा रहेगा, राइट, सो एफ इज क्लियरली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एल, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं, एंड हेंस द सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, सही है, now so force per unit length, now there's yet another way of looking at this and that is via, अच्छा कुछ एप्लीकेशंस में आने से पहले आई एक्चुअली वांट टू डिस्कस सरफेस एनर्जी, लेट मी जस्ट हैव अ लुक, कहीं पे हाँ सरफेस एनर्जी है, तो चलो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सरफेस एनर्जी, आई वांट टू डिस्कस द आइडिया ऑफ वर्क डन एज वेल, है ना, मतलब एक और तरीका इसी सेम चीज को देखने का वो ये है, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास इस तरीके से रेल्स है, रेल्स कहाँ गए, रेल्स बनाने पड़ेंगे दोबारा से, देखो लेट अस ड्रॉ द सेम रेल्स वंस अगेन, है ना, रेल्स ऐसे बना दो, ठीक है, यहाँ पे रॉड रहा तुम्हारा, अब ये रॉड जो रहेगा ना, मान लो हल्का सा पीछे आ जाए, ये डीएल लेंथ अंदर आ जाए, ठीक है, डीएल लेंथ डीएक्स लेंथ अंदर आ जाए, चलो डीएक्स लेंथ अंदर आ जाए, और ये तुम्हारा एल है ही है, ठीक है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है अंदर की तरफ, एफ एल, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एयर जो है नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है, ताकि तुम्हें डिफरेंस नहीं लेना पड़े, मतलब जनरली पता है क्या होगा ना, एफ एल माइनस तुम्हें बाहर का फोर्स लेना पड़ जाएगा, राइट, दोनों का सेपरेट करना पड़ेगा, हम वो नहीं लेंगे, हम मान रहे हैं यहाँ पे वैक्यूम है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, एफ इज जीरो यहाँ पे, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, तो यही फोर्स है, राइट, ओके, तो तुम्हारा dw कितना हो जाएगा, dw कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी FL dx, करेक्ट, okay, what is du, change in energy, potential energy is negative of du, right, so that is what, that is minus FL dx, okay, but does this make sense, because what is dl dx, ldx क्या तुम्हारा, ldx is what, ldx is da, so what is f is minus du by da, not f, this should be t, my bad, sorry, really sorry, so this is what f dx and that is also equal to t dl, tl dx, right, है ना, so ये t है, my bad, sorry, really sorry about this, okay, yeah, fine, now this makes sense, so surface tension can also be written as du by da, समझ में आई मेरी बात, du by da, clear है ये, समझ में आए, t is equal to what, du by da, minus du by da, because कम होने पे बढ़ेगा, ठीक है, तो another definition for this is this, कि you have this alternate derivation, जो कि definition क्या है, ratio of work done and the change in area of the surface, right, work done is basically what, dw is what, minus du, right, तो यही basically work done का ratio, या मतलब you get the idea, right, है ना, तो you get the idea, right, तो दोनों में ही सेम, दोनों सेम डेरिवेशन है, तो ये दूसरे एक ऑल्टरनेट डेरिवेशन होगी। अब ये जो एनर्जी मैंने डिफाइन की, ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने डिफाइन की, इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है सरफेस एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली कॉल्ड है सरफेस एनर्जी, इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, ठीक है, समझ में आया, दिस इज व्हाट वी कॉल है सरफेस एनर्जी, क्लियर है, चलो तो अब फॉर्मली एक बार इसको देखते हैं, सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन द सरफेस एरिया इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी, दिस शुड बी चेंज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है, चल क्यों नहीं रही ये, चेंज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है, is equal to what, so basically भाई ES is या delta ES is actually equal to what, delta ES is actually equal to T delta है, ठीक है, सही है, मजा आया, तो T denotes the surface tension, delta A denotes the increase in area and SI unit of surface energy is Newton meter per square, simple, ठीक है, Newton per meter square, नहीं कि हाँ, हाँ, एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है, गलत है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, this is wrong, it should be Newton meter, just a second, let me correct this is Newton meter, yeah, now it's correct, this is Newton meter and the formula is what, ml power 2 t power 2, ठीक है, ml power 2 t to the power minus 2,
ठीक है, ml पावर टू t टू द पावर -2, ठीक है. सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द एनर्जी. ठीक है, चलो ऑसम. तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो समझ में आ गया ये डायमेंशन है इसका, सरफेस एनर्जी का डायमेंशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दैट इज दिस इज आल्सो जूल्स, राइट, इन केस यू फॉरगेटिंग, दिस इज आल्सो जूल्स. या जूल बेसिकली. यूनिट्स में प्लूरल नहीं लगाते यूनिट्स में, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिमूव्ड इट. एनीवेज, सरफेस एनर्जी का डिस्कशन था, हो गया पूरा. अब क्या ही जरूरत है इस स्लाइड की, बताओ तुम ही. समझ में आया नहीं आया? यही जो मैंने यहाँ पे किया था वही सरफेस एनर्जी में डालना था. ठीक है, द एग्जैक्ट सेम थिंग आई हैव डन ओवर हियर इज व्हाट आई वांटेड ऑन लाइक इज बेसिकली व्हाट आई वांटेड इन सरफेस एनर्जी. समझ में आया? इज द थिंग एंटायरली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज द एंटायर थिंग एंटायरली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is the entire thing clear to all of you? Yes or no? Jaldi. So I'll just move this to this slide. Okay? I'll move this to this slide. Awesome. समझ में आ गया ये क्या हो गया? हाँ, चलो. ठीक है, क्लियर है ये, है ना? तो ये कहानी आपकी सरफेस किसकी? ये कहानी आपकी सरफेस एनर्जी एंड उन सब चीजों की. ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा के यहीं पे ऐसा रख दे रहा हूँ बस. ठीक है, तो ये कहानी आपकी सरफेस एनर्जी की. क्लियर है ये? तो सरफेस एनर्जी समझ में आ ही गया तुमको. अब इसमें क्या ही है? तो बेसिकली सिंपल सा कहानी है, राइट. कुछ एप्लीकेशन इसके, वो एप्लीकेशन एक बार देख लो. एप्लीकेशन सबसे पहले इंसेक्ट वॉकिंग ऑन वाटर, कैसे चल पाते पानी में. यू वुड हैव सीन दैट यू नो मस्किटोज एंड ऑल दे एक्चुअली स्टैंड ऑन वाटर. हाउ आर दे एबल टू डू दिस? सरफेस टेंशन. व्हाट हैपेंस इज when the mosquito actually stands on the water, right, this is how the a very sort of a microscopic view will look like. Okay, this is what the microscopic view will actually look like, है ना. क्या होगा, तुम्हारा पानी का सरफेस ऐसा रहेगा, मस्किटो का टांग ऐसा रहेगा तुम्हारा, है ना, मस्किटो का पैर ऐसा रहेगा तुम्हारा, और पानी ऐसे चले जाएगा. तो अब क्या होगा, इस वाले लेंथ पे सरफेस टेंशन ऐसा TL लगेगा, है ना, और इस वाले पे TL लगेगा, राइट. विजुअलाइज दिस इन 3D, ऐसे समझो, है ना. तो पानी में ऐसे नीडल है ना, नीडल है, मतलब इमेजिन करो ऐसे नीडल एक पड़ा रहेगा छोटा सा, और पानी इसका राउंड ऐसे कर्व कर जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और ऐसे चले जाएगा, कर्व कर जाएगा. समझो, तो ये नीडल के लेंथ के लोग ऐसे है, ऐसे 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 लगेगा, राइट. ये जो पूरा फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा, F टोटल कितना आ जाएगा, ये F टोटल इज बेसिकली गोइंग टू बी T into L. एंड सेम चीज इधर पे लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर पे भी टोटल, ये यहाँ से भी F टोटल कितना लगेगा, TL. तो दोनों साइड से TL लगेगा. और यहाँ पे कुछ एंगल थीटा होगा, तो यू कैन टेक द कंपोनेंट्स एंड ऑल ऑफ इट एंड यू गेट द आइडिया, राइट. आई विल सी इफ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दिस और नॉट. So you get the idea, right? Does this make sense? Yes or no? Does this make sense? Yes or no? हाँ, मस्त आइडिया, राइट. मतलब समझो तुम्हारे पास क्या होगा, सरफेस में ऐसा, राइट. तो ये बेसिकली ऐसे, ये मान लो पानी का सरफेस है, तुम्हारे पेन ऐसे ऊपर रख दिया, मैं दिख रहा है. अब क्या होगा, ये साइड से इधर से मारेगा, ऐसे मारेगा, तो क्या होगा, यहाँ से एक ऐसा फोर्स लगेगा, ऐसे एक फोर्स लग रहा होगा, और एक फोर्स इस तरफ से ऐसे लग रहा होगा. ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, राइट. अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस वुड बी टू विजुअलाइज दिस इन टर्म्स ऑफ दीस. सो ऐसे समझो, ये पेपर है ना, ये मान लो पेपर वैसे रखा. अब क्या होगा, ये पेपर के इधर पे एक फोर्स और ऐसे एक फोर्स लगेगा, राइट. समझो, ये ऐसे पड़ा गया, अगर उसका पैर ऐसे पड़ गया, है ना, पैर ऐसे पड़ गया, तो थोड़ा थिकनेस तो हो गई ना, तो ऐसे पड़ जाएगा, तो यहाँ से एक फोर्स, यहाँ से एक फोर्स लगेगा. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी दिस. ऐसे एक लगेगा फोर्स और एक फोर्स ऐसे लगेगा, राइट. वो जो दो फोर्स इस एंगल पे लग रहा है ऐसे, उनका वेक्टर सम ऊपर की तरफ लगेगा, तो दैट इज व्हाट बैलेंसेस द वेट. क्लियर है, समझ में आया? तो वही चीज यहाँ हो रही है. ठीक है, तो ये TL जो TL है ना, ये जो TL है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कीप इट अफ्लोट. ओके, तो यही रीजन होता है उसका. ओके, फाइन. तो इस सरफेस टेंशन से बैलेंस हो जाएगा, इसलिए होता है. फ्लोटिंग नीडल का एग्जांपल मैंने यूज किया वापस, है ना. अब ये कैपिलरी एक्शन हम देखेंगे, स्फेरिकल शेप जो है हम ये देख रहे होंगे. पॉलिशिंग, फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट. सोप्स एंड डिटर्जेंट मैंने बात बोली विस्कोसिटी के टाइम पे भी कि क्यों सोप्स के साथ कुछ होता था, कुछ तो होता है. देखो, सोप क्या करता है ना, सोप जो होता है अपना सरफेस एरिया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, क्योंकि सोप्स अपना सरफेस एरिया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा. मान लो पानी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, तो पानी अपना देखो, तो यू कैन क्लियरली सी, राइट, जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा ये टेंडेंसी होगा, राइट. कहाँ गया ये देखो. सो जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा तुम्हारा टेंडेंसी होगा टू मिनिमाइज द पोटेंशियल, राइट. बिकॉज जितना बड़ा ये होगा तुम्हारा स्लोप उतना ज्यादा होगा, राइट. तो यू एज अ फंक्शन ऑफ ए विल कम डाउन, यानी कि जो तुम्हारा एरिया रहेगा वो कम होगा, राइट. यू विल यू वांट टू मिनिमाइज द एरिया, राइट. एंड योर एरिया इज व्हाट, T into A, राइट. सो दिस इज द एरिया, राइट. सो ड्यू क्या होगा तुम्हारा, ड्यू इज T into DA, राइट. तो तुम्हारा U क्या बन जाएगा, सॉर्ट ऑफ TA बन जाएगा. तो यू वांट टू मिनिमाइज दिस, यू वांट इवेंचुअली मिनिमाइज योर एरिया. तुम चाहोगे कि एरिया कम हो, तो यू वुड वांट टू रिड्यूस योर एरिया. तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो तुम्हारा पानी होगा ना, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, तो पानी बहुत छोटे एरिया में अपने आप को सिकोड़ लेगा, तो पानी फैलेगा नहीं. इट वोंट स्प्रेड, इट वुड लाइक टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड हेंस इट विल मिनिमाइज इट्स एरिया.
बिकॉज इट मिनिमाइजेस इट्स एरिया, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज कि सरफेस साफ नहीं हो पाएगा, कपड़ा साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन मान लो तुमने सोप डाल दिया, सोप डालने से उसका सरफेस अगर कम हो जाए तो वो फैलना चाहेगा, वो फैल पाएगा। करेक्ट है क्या बात? समझ रहे हो मेरी बात? सो इट वांट टू स्प्रेड आउट नाउ, सो इफ इट स्प्रेड्स आउट देन इट इज गोइंग टू कवर अ लार्जर एरिया एंड इट इज गोइंग टू रिमूव डर्ट फ्रॉम अ लार्जर एरिया, राइट? सो दैट्स द स्टोरी बेसिकली, ठीक है? दैट इज द स्टोरी बेसिकली। समझ में आ रही मेरी बात? क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मान लो मैं तुम्हें पानी में डालूं, कपड़े पे पानी डालूं और पानी अगर ज्यादा एरिया कवर ही ना करे तो कपड़ा गंदा का गंदा रह जाएगा। लेकिन अगर पानी में मैं सर्फ डाल दूं या सोप डाल दूं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इफ द पानी वांट्स नाउ स्प्रेड आउट एंड कवर अ लार्जर एरिया, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई विल बी एबल टू क्लीन अ बिगर एरिया, राइट? तो ये जो ज्यादा एरिया साफ होने का कहानी है, ये सरफेस टेंशन से ही होता है। तो यही सेम चीज मैं बोला था। अब इसमें विस्कोसिटी का रोल ये रहता है कि अगर ज्यादा विस्कस रहेगा तो पानी ज्यादा घिसेगा, राइट? तो विस्कस अगर तुम बहुत ज्यादा गाढ़े पानी में करोगे तो भी तुम देखोगे कि नहीं कर पाते हो, राइट? यू नीड अ राइट अमाउंट। लाइक अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए पानी तो भी कपड़ा नहीं धुल पाएगा, राइट? तो इसीलिए विस्कोसिटी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कपड़ा धोने में। The point is, however, the main thing that you should be familiar with right now for your exam is surface tension का role in washing clothes, ठीक है? तो वो लास्ट वाला पॉइंट उसी पर था कि जिस पानी सोप डालने से क्या होता है, सोप एंड डिटर्जेंट कैन इजीली क्लीन बिकॉज दे लोअर द सरफेस टेंशन एंड thus allowing it to easily soak grease and soil particles and then remove them, because ज्यादा एरिया में स्प्रेड कर रहा है वो। समझ में आ रही मेरी बात? तो सरफेस एरिया लोअर होने से ये हो रहा है, ज्यादा एरिया में स्प्रेड कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो इट इज एबल टू सॉर्ट ऑफ कैप्चर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन इट, बिकॉज उससे भी एरिया बड़ा हो सकता है उसका, समझ रहे हो? तो अंदर भी अपने बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर पाएगा, चाहे क्योंकि उससे एक्चुअली में उसका जो इफेक्टिव वो बनेगा, कोलॉइडल सोल्यूशन बनेगा, उसका सर्फेस बढ़ेगा, पर वो कर पाएगा बिकॉज सरफेस टेंशन कम है। सो दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है? Now we'll be discussing this thing. So the method of polishing glass or thermoplastic with the help of fire or flame is called fire polishing. ये syllabus में है नहीं, if you want you can read this, but this is not terribly important, ठीक है? Not that important. ठीक है? Good. बट पढ़ लेना एक बार, अच्छा है। लाइक दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द केमिस्ट्री बिकॉज बहुत ज्यादा केमिस्ट्री है, मेरे को नहीं बताना वो, बट यू गेट द आइडिया। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड। ओके, नाउ कम्स द आइडिया ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत बहुत मस्त चीज है। होता क्या है, तुमने मेनिस्कस देखा होगा, राइट? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स अबाउट फिजिक्स इज द आइडिया ऑफ अ मेनिस्कस। मेनिस्कस कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या बनता है ना, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो मेनिस्कस क्या होता है, तुमने देखा होगा पानी का सर्फेस या तो ऐसे कर्व हो जाएगा या तो ऐसे कर्व हो जाएगा। मर्क्यूरी ऊपर की तरफ होता है, वाटर नीचे की तरफ होता है। क्यों होता है? द रीजन ऑफ दिस इज दिस वॉल, द ग्लास वॉल्स। तो होता क्या है, पानी जब यहां पे रहता है तो पानी पे तीन फोर्सेस लग रही हैं। पानी पे तीन फोर्सेस लगती हैं। पानी पे क्या लगती है? तीन फोर्सेस लगती है। कौन सी तीन फोर्सेस लगती है? देखो, पानी पे तीन फोर्स लगती है। कौन सी तीन फोर्सेस? पहली फोर्स तुम्हारी रहेगी, ये मान लो कंटेनर है तुम्हारा, इस कंटेनर में पानी ऐसे, तुम्हारे पास तीन चार फोर्सेस लगेंगी। पहली फोर्स कौन सी? एक मिनट, एक फोर्स लगेगी तुम्हारी यहां पे पानी के और वॉल के बीच में, राइट? तो तीन फोर्सेस है। पहली फोर्स क्या है? एफ, वाटर। सेकेंड फोर्स क्या है? एफ, वाटर, एयर। थर्ड फोर्स क्या है? एफ, वाटर, वॉल। ठीक है, तीन फोर्सेस है। एफ वाटर, एफ वाटर एयर, एफ वाटर वॉल। ठीक है, तीन फोर्स, तीन फोर्स है बेसिकली। हाँ, तो अब होता क्या है कि ये वाली फोर्स है ना, दिस स्टार्ट्स टू प्ले बैडली, दिस स्टार्ट्स टू बिहेव बैडली। ठीक है, पानी पे तीन फोर्स लग रहे हैं, राइट? तो होगा क्या कि पानी पे तीन फोर्स लग रही है। एक फोर्स तुम्हारी यहां से लग रही है ऐसे, एक ये लगा रहा है और एक ये लगा रहा है, पानी लग रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है उसके वजह से पानी थोड़ा ऊपर खींच जाता है। ठीक है, तो ये वाली फोर्स जो होती है एक्चुअली में कभी अगर स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाए, राइट? ये अगर स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाए तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज हो सकती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाए तो दिस कैन एक्चुअली अफेक्ट द मेनिस्कस, कॉजेज द मेनिस्कस। ठीक है, this causes the meniscus. Fine. Okay, so contact angle is defined as the angle that the surface makes with this. अभी एंगल क्यों बन रहा है वो उसी रीजन से बना जो मैंने वहां पे डिस्क्राइब किया, राइट? ये एंगल क्यों बन रहा है? दिस एंगल इज बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दैट आई डिस्क्राइब्ड अबव। ठीक है, तो क्या होगा, पानी उसको अट्रैक्ट कर लेगा या थोड़ा सा उसको रिपेल करके उसको नीचे दबा देगा, राइट? तो अगर ज्यादा हो गया, मान लो मतलब एयर का फोर्स ज्यादा हो गया तो वो एयर की तरफ डिविएट हो जाएगा, राइट? तो पानी इधर भागने लगेगा, तो पानी ऊपर चढ़ने लग जाएगा, राइट? ड्यू रियलाइज एयर और वैसे लग रहा है, राइट? वाटर वाला नीचे लग रहा था, पानी वाला नीचे लग रहा था, वाटर नीचे लग रहा था, वाटर वॉल यहां लग रहा था ऐसा, वाटर वॉल यहां लग रहा था ऐसा, राइट? एंड वाटर एयर ऐसा लग रहा था। तो अगर मान लो ये ज्यादा तो फोर्स इधर आएगा, अगर ये ज्यादा फोर्स इधर जाएगा, उधर जाएगा तो ऐसे खींचेगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे खींचेगा। यू कैन सी दिस हैपनिंग, राइट? है ना, वाटर एयर। तो यहां पे क्या होगा, वाटर एयर जो है दैट इज ग्रेटर देन वाटर वॉल, है ना? यहां पे क्या है, वाटर वॉल जो है ना
दैट इज ग्रेटर देन वाटर एयर. क्लियर है? ठीक है, तो यही अंतर और कुछ नहीं है. फाइन. तो इसी की रीजन से बनता है, ठीक है, जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से बन जाएगा. ओके, सो इफ adhesive forces is greater than cohesive forces, the contact angle is less than 90 degrees and the other way around. ठीक है, and the other way around. समझ में आया? तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है. अब अगर हाँ तो वही वॉल ज्यादा है कि पानी ज्यादा, उस पर डिपेंड करता है कि वो नीचे खींचेगा कि ऊपर जाएगा. एंड एयर वाला भी रोल प्ले करता है. ठीक है, so I've tried to give you a demonstration of how this is going to work. You don't need to understand this completely, you just need a model which works. So you need an effective theory for this, not a complete theory. Okay, तो तुम्हें समझ में आ गया राइट. तो मर्क्यूरी में एंगल, ये देखो, ये एंगल क्या, ऑब्ट्यूस एंगल है. हाँ है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल है राइट. हमेशा किससे मेजर करना, हमेशा वॉल से मेजर करना, ये ध्यान रखना. देखो, हमेशा वॉल से मेजर करना, हमेशा वॉल से मेजर करना, हमेशा किससे मेजर करना, वॉल से मेजर करना. ठीक है, हमेशा एंगल किससे मेजर करना, वॉल से मेजर करना. सो यू ऑलवेज मेजर, चाहे ऐसा बने या चाहे ऐसा बने राइट. ऑलवेज मेजर द एंगल फ्रॉम हेयर ओनली. यही थीटा होगा. यहाँ पे तुम्हारा थीटा ऐसा रहेगा. ठीक है, ये थीटा और ये थीटा होगा. यहाँ पे दोनों थीटा होंगे. ठीक है, तो बट ये थीटा हमेशा इससे रहेगा. तो ये वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में थीटा लेस देन 90 डिग्री आ जाएगा ऐसे वाले में, और इस वाले में थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, तो इधर पे cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये ध्यान रखना है ना, नेगेटिव हो जाएगा. और इसमें तुम्हारा cos थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये आगे आएगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, एनीवेज, बिफोर आई मूव ऑन आई वांट टू डिस्कस दिस आइडिया ऑफ एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉपलेट. तो एक बार देखते हैं, चलो काला सफे पे लिखते हैं, सफेद सफेद स्याही से. देखो, तो समझो इसको. तो द पॉइंट इज ऑफ एक्सेस प्रेशर. एक्सेस प्रेशर क्यों बनता है ये समझते हैं पहले. एक्सेस प्रेशर बनता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. इमेजिन करो ये चीज, अब इसको मैं बी से तोड़ रहा हूं ऐसा. जब मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, मुझे इस तरीके से कुछ मिलेगा राइट, ऐसा. अंदर का प्रेशर हो जाएगा पी इन, है ना, ऐसा. और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी आउट. नाउ 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 आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पूरे में पानी भरा हुआ है, पूरे में पानी भरा हुआ है. तो यहाँ तक पानी भरा था राइट. तो इस पानी पे कितना प्रेशर लग रहा है, इस पानी पे कितना प्रेशर लग रहा है, पी इन लग रहा होगा राइट, जो कि इधर पे लगा था पी इन. और बाउंड्री पे कितना लगेगा, बाउंड्री पे फोर्स क्या लगेगा तुम्हारा, इंटू पाई आर स्क्वायर फोर्स हो जाएगा तुम्हारा राइट. बाउंड्री पे क्या लगेगा तुम्हारा, बाउंड्री पे क्या लगेगा तुम्हारा, बाउंड्री पे क्या लगेगा तुम्हारा, 2TL राइट, नॉट 2TL, 2TL बेसिकली है ना, 2 पाई आर, वही मैंने गलती से TL लिख दिया. तो TL दैट इज व्हाट, 2 पाई आर इंटू टी. दिस इज द फोर्स राइट, दिस इज द फोर्स. ओके, अब ये फोर्स किसके बराबर है, ये पी एक्सटर्नल पी आउट के बराबर है. बट पी आउट में देखो कुछ तो वियर्ड हो रहा है, पी आउट में देखो कुछ तो वियर्ड हो रहा है. पी आउट देखो ऐसा लग रहा है राइट, पी आउट देखो ऐसा लग रहा है, हाँ है ना, पी आउट कुछ तरीके से लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है राइट. क्या नहीं, क्या पी आउट ऐसा दिख रहा है क्या, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है क्या तुम्हें, मुझे तो दिख रहा है थोड़ा सा अजीब, मुझे तो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है. तो अब इससे होगा कि देखो, इट विल ऑलवेज हैव टू बी प्रोजेक्टेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यस और नो. ईच ऑफ दीज फोर्सेस विल हैव टू बी प्रेजेंटेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ऐसा 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 ऐसा. जो वर्टिकल डायरेक्शन रहेगा उसके साथ क्या होगा, देखो वर्टिकल डायरेक्शन जो यहाँ पे आएगा, ऐसा 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 ऐसा. ये और ये कैंसिल हो गया, 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 एंड इसमें कोई बना ही नहीं. तो ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट, ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप राइट, ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप. तो तुम अपने इस एरिया को अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दोगे और उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द सेम थिंग राइट, बिकॉज इंडिविजुअल, बिकॉज प्रेशर तो सिर्फ एरिया से कंपोनेंट किसका निकलेगा, एरिया का ही निकलेगा कंपोनेंट राइट, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट निकल रहा है राइट. तो अगेन द पॉइंट इज कि फोर्स उस एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा, यू ब्रेक इट डाउन. सो तुम्हारा जो एफ इफेक्टिव रहेगा राइट, तो जो पी आउट लगेगा वो भी सेम एरिया पे लगेगा, पाई आर स्क्वायर. So this is what? This is F outside. F in कितना लग रहा है? That is P in pi r square, correct? Plus 2 pi r into T. Fine. अब इनको इक्वेट करना पड़ेगा बिकॉज इक्विलिब्रियम पर है राइट. अगेन वी आर एज्यूमिंग इक्विलिब्रियम थ्रू आउट. सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, P out
माइनस पी इन, या पी आउट इज इक्वल्स टू, पाई आउट इज इक्वल्स टू, देखो पी आउट इज इक्वल्स टू दिस पी इन प्लस 2 पाई आर टी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर. आई एम डिवाइडिंग बाई पाई आर स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से एक जगह डिवाइड कर दो, बार मल्टीप्लाई करने से एक जगह डिवाइड कर दो, राइट. यू कैन राइट दिस आउट, यू कैन वेरीफाई दिस इक्वेशन. इतना तुम्हें खुद से करना ही पड़ेगा, इतना तो तुम्हें खुद से करना ही पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता सब कुछ. तो यहाँ पे क्या मिल गया तुम्हें, पी आउट माइनस पी इन इज इक्वल टू 2t बाई आर. हाँ या ना, दिस इज इक्वल टू 2t बाई आर. फाइन. तो ये जो 2t बाई आर आया है, यही जो प्रेशर तुम्हारा 2 अल्फा बाई आर है ना, ये जो 2 अल्फा बाई ए है ना, 2 अल्फा बाई ए, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. देयर इज येट अनदर वे ऑफ डिराइविंग दिस एंड दैट इज वाया दिस, दैट इज वाया दिस पीडीवी, राइट. याद है तुम्हें वो बल्क मॉडुलस वाला आइडिया पूरा पीडीवी है ना. तो अगर मान लो मैं पीडीवी से चेंज कर दूंगा तो उससे भी एक तरीका होता है डिराइव करने का. तो तुम देख सकते हो, वही मैंने यहाँ पे किया है. डेल्टा और डब्ल्यू इज पीडीवी है ना, दैट इज द वर्क डन. ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है, पीडीवी तुमने पढ़ा होगा, पीडीवी इज द वर्क डन, राइट. तो वो कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट यू विल हैव, राइट, डेल्टा पी इनटू दिस एंड देन द टोटल वर्क हैज टू बी 0, सो दिस एंड दैट हैव टू बी कंबाइंड एंड यू विल गेट दिस. ये तुम्हारा ये वाला जो वर्क डन है तुम्हारा, ये सरफेस टेंशन से आ रहा है, ठीक है, ये सरफेस टेंशन से आ रहा है एंड ये अलग से आ रहा है. तो यू गेट द आइडिया, राइट. इधर वेज जो भी तुम करो, द पॉइंट इज कि अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है. ये डेरिवेशन मन कर तो पढ़ लेना, नहीं तो इग्नोर भी करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की वैसी खास बात है नहीं, कोई दिक्कत की खास बात है नहीं, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. दिस डिपेंड्स टोटली ऑन यू. मैं ये वाली डेफिनेशन प्रेफर करता हूं बिकॉज दिस इज द मोर इंट्यूटिव वन. अब एंगल थोड़ा ब्रेक करने में तुम्हें दिक्कत होगी इफ यू आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई वुड रिकमेंड यू टू एक्चुअली स्पेंड सम टाइम ओवर इट, है ना. अगेन रिमेंबर दैट दिस इज अ क्रैश कोर्स, दिस इज एसेंशियली अ क्रैश कोर्स, राइट. सो एज मच एज आई वुड लाइक टू डू इट, आई कांट गो ओवर ऑल ऑफ इट इन कंप्लीट डिटेल बिकॉज थोड़ा सा टाइम कम है, तो मुझे वो देखना पड़ता है ना. तो ये डेल्टा पी रहेगा, तो दिस इज द एक्सेस प्रेशर इन, है ना, समझ में आ रहा है एक्सेस प्रेशर जो आइडिया पूरा, राइट. जो एक्सेस प्रेशर का आइडिया है तुम, ओ नो आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, ये डायरेक्शन अलग होगा. हाँ, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा. माई बैड, सॉरी. तो पी आउट प्लस है, ये वाला डायरेक्शन प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा. हाँ, की गलती, मतलब तुम यू गेट द आइडिया, राइट. मतलब ये समझो, मतलब द पॉइंट इज दैट आई वांट यू टू रियलाइज दिस. ये हो गया. और सरफेस टेंशन का फोर्स अलग ही लिख देता हूँ. चलो, सरफेस टेंशन का फोर्स अलग ही लिख देता हूँ. थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर इसमें, आई जस्ट करेक्ट दिस, है ना. एफ सरफेस टेंशन कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 पाई आर. आई एम एक्चुअली टायर्ड नाउ, मतलब आई एम अ बिट टायर्ड नाउ, सो इसीलिए थोड़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है मेरा दिमाग. कोई बात नहीं. तो देखो, ये फोर्स किधर लग रही है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और ये वाली फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है. सो ऐड दम अकॉर्डिंगली. तो पी आउट ले लो, पी आउट को पी इन कर दो और यहाँ पे ले लो पी आउट, ठीक है. सही है. पी आउट वाले ऐड हो जाएंगे और वो आ जाएगा, हो जाएगा. सही है. तो ये क्या बन जाएगा, पी इन माइनस पी आउट बन जाएगा, ठीक है. पी इन माइनस पी आउट बन जाएगा. बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है. मैं उल्टा बोल दिया यार, वापस उल्टा बोल दिया, मतलब बाहर कम है अंदर. यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट. यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट. मैंने गलती से डायरेक्शन उल्टे ले लिया. ध्यान से देखो, ये किधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रही है, दिस इज द डायरेक्शन. ये फोर्स इधर लग रही है और ये वाली फोर्स किधर लग रही है, इधर लग रही है, ठीक है. तो ये डायरेक्शन एरोज है, ध्यान रखना इनका. दीज आर द डायरेक्शन एरोज. तो ये होगा, सॉरी माय बैड, थोड़ा उल्टा लिख दिया था, आई हैव करेक्टेड इट नाउ, ठीक है. सो डेल्टा पी क्या है तुम्हारा, डेल्टा पी इज दिस, ओके. अब इस एक्सेस प्रेशर से पता है क्या होता है, इस एक्सेस प्रेशर के बहुत सारे यूजेस है. तुमने बहुत बार सुना होगा, मैंने ये देखा है, आई हैव एक्चुअली सीन दिस अ लॉट न्यूज़ चैनल्स में, या बहुत बार तुम लोगों से सुनोगे कि ये मंदिर में क्या होता है कि जितना तेल डालो वो चला जाता है, गायब हो जाता है. मूर्ति में तेल चले जाता है, राइट. मंदिर एंड ऑल में यू वुड हैव हर्ड दिस अ लॉट अबाउट टेंपल्स एंड ऑल. उसका रीजन एक्चुअली में कैपिलरी एक्शन होता है. उसका रीजन एक्चुअली में क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है. तो कैपिलरी एक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक तो ऊपर जाते टाइम हो सकता है और एक तो नीचे आते टाइम हो सकता है. दोनों होता है, सेम ही डेरिवेशन है, डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं है. बट अब तुम्हें बताऊंगा होता क्यों है ये. आई टेल यू कि होता क्यों है. इमेजिन करो इस टाइप का सरफेस, ऐसा सरफेस इमेजिन करो. तुम्हें पता है कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे पी नॉट है ना, बिकॉज एयर को एक्सपोज टू एयर, करेक्ट. एक्सपोज टू एयर. अच्छा, अब ये स्फीयर है ना, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, इन पी इन जो है वो ग्रेटर देन पी आउट है. तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, लेस देन पी आउट होगा, है ना, लेस देन पी नॉट होगा, है ना. यहाँ का प्रेशर क्या होगा, लेस देन पी आउट होगा, है ना, पी नॉट होगा, लेस देन पी नॉट होगा. अच्छा, मान लो कोई एक्शन हुई ना, मान लो कोई कैपिलरी एक्शन हुई ना, मान लो कि देयर इज नो कैपिलरी एक्शन. मान लो कि लिक्विड का सरफेस कैपिलरी डालने के बाद भी ऐसा ही है. मान लो लिक्विड ऐसे ही डाले, कैपिलरी की वजह से क्या होगा, कैपिलरी के वॉल की वजह से यहाँ पे मेनिस्कस तो बनना ही बनना है, हाँ ना. मेनिस्कस बनना है क्या, क्योंकि कैपिलरी वाला एडेसिव वाला चीज तो चलना ही चलना है. तो कैपिलरी जैसे तुमने डाला, यहाँ पे एक मेनिस्कस बनना ही बनना है, हाँ ना. मेनिस्कस बनना ही बनना है यहाँ पे, राइट. ये थोड़ा सा गंदा डायग्राम बना है, जिसको मैं ढंग से बना देता हूँ, बट यू गेट द आइडिया, राइट. मेनिस्कस बनना ही बनना है, मेनिस्कस यहाँ पे बनना ही बनना है ऐसा, ओके. मेनिस्कस में यहाँ पे पी ओ नॉट होगा क्योंकि एक्सपोज टू एयर है ये, है ना, एक्सपोज टू एयर है ना.
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन पी नॉट हो जाएगा, राइट, दिस विल बी लेस देन पी नॉट। ओके, यहाँ पे पॉइंट प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे वापस से पी नॉट होगा, यहाँ पे वापस से पी नॉट होगा, बिकॉज वापस से एक्सपोज टू एयर है। ओके, सेम हाइट पे पी नॉट और लेस देन पी नॉट पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज वो वॉयलेट करा आइडिया की सेम हाइट पे सेम होना चाहिए, राइट, दिस वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ जो तुम्हारा वो है Pascal's law वॉयलेट होता है, राइट। सो एट द सेम हाइट due to excess pressure, Pascal's law is violated if the capillary action does not take place. So if the capillary rise does not happen. समझ में, अगर ये ऊपर नहीं उठे तो तुम्हारा कैपिलरी राइज नहीं हो पाएगा, तो ये प्रेशर मतलब बराबर नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर ये ऊपर उठ जाए तो डू यू नो रियलाइज ये जो एच है, राइट, यहाँ पे रो जी एच ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, ये रो जी एच ऐड हो जाएगा, तो ये जो कम होता है ना पी नॉट, ये एक्चुअली में बराबर आ जाएगा। डू यू गेट द आइडिया? तो ये जो प्रेशर घटा था, अब ये रो जी एच से सेम हाइट में वापस से पी नॉट आ जाएगा। सो दैट इज द ट्रिक। यहाँ पे अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, राइट, अंदर प्रेशर पीन ज्यादा हो जाएगा। पीन अगर ज्यादा हो गया, राइट, ये पीन इज ग्रेटर देन पी नॉट, राइट, और यहाँ पे पी नॉट है और यहाँ पे भी पी नॉट है, तो क्लियरली यहाँ से रो जी जो रहेगा ये आके नीचे आके क्या करेगा, यहाँ पे वापस तुम्हारा प्रेशर बढ़ा देगा, राइट। इस पॉइंट का प्रेशर वापस से पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट पी इन। समझ में आई मेरी बात? तो यही आइडिया है बेसिकली। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो नीचे क्या और जो ऊपर क्या उसका रीजन ये है। तो अब यहाँ पे समझो इसको, थोड़ा सा इसको समझ में आया ना, दिस इज द आइडिया। अच्छा, एक बार ये समझो, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो तुम्हारे कैपिलरी कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, कैपिलरी तुम्हारा ऐसा दिख रहा है, राइट, कैपिलरी यही है क्या, कैपिलरी ऐसे दिख रहा है क्या, ये तुम्हारा कैपिलरी है, यस और नो, ये वॉल मिसिंग बना दिया है ना, ये तुम्हारा कैपिलरी है, राइट। अब इस कैपिलरी में क्या हो रहा है, यहाँ से देखो तुम्हारा कैपिलरी यही है ना, अब कैपिलरी में यहाँ से क्या हो रहा है, ऐसे मान लो इस तरीके से कुछ है, कैपिलरी यही है, राइट, यस और नो, यू गेट द आइडिया, राइट, यू गेट द आइडिया ऑफ अ कैपिलरी, राइट। अब इस कैपिलरी में क्या हो रहा है, यहाँ से ध्यान से समझो, तो तुम्हारा ऐसे जाओगे, यहाँ पे कुछ एंगल ऐसे काई एंगल मिल रहा है, यही सेम काई एंगल यहाँ पे भी मिलेगा, राइट, यही काई एंगल यहाँ पे भी मिल रहा है, ओके, क्योंकि ये 90 माइनस काई और ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, इसीलिए हो रही है। ये क्यों हो रहा है, इस रीजन से हो रहा है, ठीक है, ये 90 और ये 90, तो ये 90 डिग्री माइनस काई हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस काई हो जाएगा, तो ये काई होना ही होगा, ओके। ये लेंथ तुम्हारा ए है, ए क्या है, ए इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, या ए इज व्हाट, ए क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ए क्या है तुम्हारा, ए क्या है, सॉरी रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब, ए क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ द ट्यूब है, ठीक है, ए क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ द ट्यूब है, ठीक है, ए क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ द ट्यूब है, ठीक है, ए क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ द ट्यूब है, ओके। एंड अब इमेजिन करो, हाँ समझ आ गया, ये तुम्हारा रेडियस ऑफ द ट्यूब है। नाउ आई वांटेड टू इमेजिन दिस, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड, पी इन क्या होगा तुम्हारा, पी इन क्या होगा तुम्हारा, पी नॉट है ना, और दैट इज व्हाट, दैट इज पी आउट प्लस कितना, प्लस पी आउट प्लस कितना, रो नहीं 2t बाई आर, राइट, है ना, 2t बाई दिस आर नॉट। मेनिस्कस का रेडियस लेना है तुम्हें, याद रखना है, मेनिस्कस का रेडियस लेना तुम्हें, नॉट ऑफ द कैप मेनिस्कस, राइट। अब ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्टैक्ट एंगल क्या तुम्हारा, कॉन्टैक्ट एंगल क्या है तुम्हारा, कॉन्टैक्ट एंगल इज काई, राइट, है ना, कॉन्टैक्ट एंगल इज काई व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज थीटा, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, राइट, दिस इज व्हाट कॉन्टैक्ट एंगल, राइट। तो ये थीटा अगर कॉन्टैक्ट एंगल, तो ये 90 डिग्री का ये भी थीटा बन जाएगा, तो यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज ए इज आर नॉट cos theta, this is what your A is, R naught cos theta, this is what your A is, R naught cos theta, okay। तो अगर A is R naught cos theta, तो you can put this value and you what do you get for R naught, R naught क्या होगा तुम्हारा, R naught is what, A by cos theta, हाँ है ना। तो use this, substitute this over there and you will now get what, that P, यहाँ का जो प्रेशर है अंदर है ना, इस मतलब ये वाला प्रेशर है ना, यहाँ वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर, ये वाला जो P रहेगा, ये कितना है, दिस इज दिस P, तो ये P कितना आ गया, यहाँ का प्रेशर P कितना आ गया, दिस प्रेशर P टर्न्स आउट टू बी व्हाट, P टर्न्स आउट टू बी P नॉट, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2t बाई A cos थीटा आ गया, या cos काई आ गया यहाँ पे, ठीक है, अति सुंदर। अब वापस आते ये वाले फॉर्मूले को लेके यहाँ पे वापस आते हैं। तो व्हाट इज द प्रेशर ओवर हियर, व्हाट इज द प्रेशर ओवर हियर, दिस प्रेशर इज हाउ मच, दिस प्रेशर इज P नॉट माइनस 2t cos theta by cos chi, है ना, the chi angle is this is chi, है ना, cos chi divided by g, correct, no not g, by r, by a,
एंड ए इज दिस, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो डू यू नाउ रियलाइज कि ये वाले से लेके नीचे तक हाइट कितना h है, तो यहां पे प्रेशर क्या रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी p ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू बी, इसका नाम देते थे p1, इसका नाम देते हैं p1, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट p1, और यहां पे प्रेशर p0 है, सो ये p0 और p0 इक्वल हो जाएंगे, राइट, इक्वल हो जाएंगे, यस और नो, है ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा p1 प्लस रो जी एच, क्लियर है। नाउ व्हेन यू वर्क दिस आउट, व्हाट डू यू गेट p0 is equals to p0 is plus rho p0, right, is equals to what, it's equals to p1 plus rho gh, हाँ है ना, is equals to p1 plus rho gh, but what is p1, p1 is basically p0 minus 2t cos chi divided by a is equals to rho gh, plus, sorry, not is equals to, plus rho gh, correct, and this is equal to p0, so ये और ये कैंसिल हो गया, जीरो बचा, तो यहाँ से क्या मिल गया तुम्हें, यहाँ से तुम्हें मिला rho gh is equal to 2t cos chi by a, तो यहाँ से तुम्हारा h कितना आ गया, h turns out to be 2t cos chi by rho g a, and you're done, simple, बस यही होगा। Now you realize कि इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, इस केस में तुम्हारा cos chi जो है that is less than 0, तो इसलिए वो नीचे गिर जाएगा, because this angle is how much, chi is greater than 90 degrees, chi is greater than 90 degrees, बस यही है, और कुछ नहीं है, ठीक है, chi is greater than 90 degrees, तो यही, और कुछ नहीं है, फाइन, समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पे chi जो है तुम्हारा 90 से बड़ा हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, तो नेगेटिव बन जाएगा, इसलिए वो नीचे घिस जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो तुम्हें आई होप एक्सेस प्रेशर समझ में आ गया, एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सेस प्रेशर आई होप यू आल्सो गेट दिस आइडिया, है ना, आई होप यू आल्सो गेट दिस आइडिया, है ना, समझ में आई मेरी बात, यस और नो, राइट, यस और नो, करेक्ट है ये, हाँ है ना, ओके, करेक्ट है ये, हाँ है ना, ठीक है। सो दैट इज, आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माई साइड इन दिस सेशन, राइट, क्योंकि समझ में आ ही गया, राइट, कैपिलरी रिएक्शन हो गया। आई नो सरफेस टेंशन पे ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया, बट क्या करें, अब कुछ तो तुम्हें खुद से करना ही पड़ेगा। आई थिंक यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन दैट यू विल गेट विल बी मोर लाइक दिस सॉर्ट। एक सेकंड, ये क्या हो गया, यहाँ पे क्यों ऐड हुआ, ये पीछे आते नीचे आते हैं, है ना। आई हैव ट्राइड टू गिव यू द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज मच एज आई कैन, राइट, सो आई होप यू विल गेट दिस। तो एक सैम्पल एग्जांपल देख लो, मतलब यू विल गेट द आइडिया, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है वैसे। तो मान लो मैं तुम्हें दे दूं वही सरफेस एनर्जी, ध्यान रखना, तो एनर्जी कंजर्वेशन, एक काम करता हूं, आई विल गिव द डीपीपी दैट आई विल गिव, राइट, विल आई ऐड सॉल्यूशंस इन द डीपीपी। सो डीपीपी में, इस वाले के डीपीपी में मैं आज आई विल ट्राई टू अपलोड इट इन अ डे और टू, राइट, सो आफ्टर द लेक्चर इज अपलोडेड विद इन अ डे यू हैव द डीपीपी फॉर दिस। तो इन द डीपीपी, राइट, इन द डीपीपी आई विल गिव यू एग्जांपल्स, इन डीपीपी I will give you questions with solution for surface tension, ठीक है। तो you can actually go through them and this is going to be very helpful for you, ठीक है। So please try them out, have a look, and this will be very helpful for you. All right, so I think that's it for today. I think ना चाहते हुए भी I think the lecture has become about 1 hour 45 minutes or so. So sorry about taking too much, but I hope you realize this key. I think like the effort that I'm trying to put in over here is having some use for you, and I hope you're watching the lectures, I hope you're following them, and I hope you're learning something, right? And if there's any problem, again, feel free to like the lecture first of all, comment, let me know how you feel about it, is it good or not. If there's anything that you want me to do, is there anything in particular that you have an issue with, डाउट्स हो पूछो, बी एक्टिव, बी इंटरैक्टिव, टेलीग्राम ग्रुप में यू कैन ट्राई एंड आस्क हेल्प फ्रॉम अदर फ्रेंड्स ऑफ योर्स, सो बी एक्टिव, participate, and that's it. I think that's it from my side. I'll see you guys later. Bye for now. Take care. जल्दी मिलेंगे दोबारा.